नहीं, उनको थोड़ा आपस में फैसला करने देना था आपने, हमें भी थोड़ा कुछ चीजें मिलनी थी बड़ी इंटरेस्टिंग, आपने जल्दी कर दी। तो मुझे तो वैसे बड़े बनने का शौक है बचपन से। अच्छा। नहीं, हाँ। आप बताओ, स्टूडेंट आपका ही बनता है वैसे तो, मतलब अच्छा, खवातीन के बारे में मैंने ये लफ्ज यूज भी नहीं किया था, क्योंकि खवातीन सारी जो हैं वो यंग ही होती हैं, तो बाकी जो हजरात हैं उनके बारे में, राज साहब सीनियर है मेरी तरह से, और सुबुक जो है वो भी नौजवान है, और नहायत नौजवान हमें मिला ही कोई नहीं, जो साथ की जो एज ग्रुप के, और वो किसी ने किया ही नहीं है कि भाई हिम्मत ही नहीं की, वो कहते पहले देखते हैं क्या होता है इनके साथ। तो मेरा ख्याल है कि शुरू करते हैं मैमूना से। मैमूना, जो फॉर्मेट था वो आपके साथ शेयर हो चुका था, जी, जी, बिल्कुल। तो यू हैव 5 मिनट्स। आपकी अपनी जो कहानी है अब तक की, उसका कोई कैप्शन अगर आपने सोचा है तो वो शेयर करें, और फिर 3 लेसन्स क्या सीखे आज तक आपने वो शेयर करें, और एजुकेशन का, अर्निंग के अलावा क्या पर्पस है, तो ओवर टू मैमूना। जी मैम। हाँ, मेरा नाम मैमूना इस्लाम है और मैंने मैथ्स में ग्रेजुएशन किया है। अच्छा, ऑडियो में अच्छा। सर, ये हमने बात की है कि हमारी कोई स्टोरी है कि नहीं है, और अगर स्टोरी है हमारी लाइफ की, तो मेरे ख्याल से वो हमारे नैरेटिव पे बेस करती है कि हमारा जो एक्सपीरियंस और ग्रोथ का जो नैरेटिव है, वो क्या रहा है। तो उस बेस पे मुझे लगता है कि मैं अपनी स्टोरी को टाइटल दूँगी कि एम्ब्रेसिंग द अननोन, माय जर्नी ऑफ रेज़िलियंस। इसकी ये मैं दोबारा बताती हूँ, एम्ब्रेसिंग द अननोन, माय जर्नी ऑफ रेज़िलियंस। ठीक हो गया? और मैं कहती हूँ कि इट इज़ अ स्टोरी ऑफ नेविगेशन थ्रू अनसर्टेनिटीज़, सीकिंग आंसर्स और ऑलवेज़ बीइंग ट्रू टू माय सेल्फ। सही हो गया? ये जो है ना, मैं कहूँगी कि ये मेरी स्टोरी का टाइटल है, और वो उसकी क्या बेसिस हैं, वो इस वजह से हैं। और बाद में आता है, क्योंकि हमने शॉर्ट रखना है, तो 3 लेसन्स क्या-क्या हैं? फर्स्ट मैं कहूँगी कि सीक डेप्थ, जो मैं देना चाह रही हूँ। अ, सीक डेप्थ का मतलब है कि हम जो है ना, वो डीप डाइव डाइव इनटू नॉलेज, मतलब हमें नॉलेज की ना बहुत डेप्थ में जाना चाहिए। जो भी मैटर हम चाह रहे हैं अपनी लाइफ में, या जो भी हमें कंसर्न पेश आ रहा है। अच्छा, उसकी एक वजह ये होती है ना कि हम साथ 36 एंगल से जब देखते हैं, तो तब हम उस पे कॉन्फिडेंट होते हैं। और फॉर एग्ज़ाम्पल, कि अगर मुझे कोई भी बात पेश है और मैं उसमें जो है ना, वो थोड़ी-सी हो रही हूँ कि दिस इज़ राइट, दिस इज़ रॉन्ग, तो इसका ये मतलब होगा कि कहीं न कहीं मेरे नॉलेज में कमी है, कि मैं दिस इज़ राइट और दिस इज़ रॉन्ग कह रही हूँ। क्योंकि जब हम कहते हैं ना कि मतलब हर चीज़ के 10 जो है वो 10 एस्पेक्ट्स होते हैं राइट के, और 10 एस्पेक्ट्स होते हैं रॉन्ग के। जब हम उस बात पे आते हैं ना कि जब हम न्यूट्रल हो जाते हैं, ठीक है? कि मतलब ठीक है, हमें पता चल गया है, और हम किसी चीज़ को राइट नहीं कह रहे होते, किसी चीज़ को रॉन्ग नहीं कह रहे होते। इसका मतलब है कि अब मेरा जो नॉलेज है ना, वो किसी हद तक, मतलब इस बारे में मैं श्योर हूँ और मैं कॉन्फिडेंट हूँ। इसलिए मैं कहती हूँ कि हमें 360 एंगल से किसी भी बात को या किसी भी एस्पेक्ट को हमें देखना चाहिए। अच्छा, और सेकंडली मैं कहती हूँ कि एम्ब्रेस डिसिप्लिन, अम, और सेट बाउंड्रीज़, के जो उन-सा भी मैटर है, या फिर जो कोई भी हमें जो चीज़ें हमें मैटर करती हैं, हमें उनमें बाउंड्रीज़ को डिफाइन कर लेना चाहिए, और हमें उन पे स्टिक रहना चाहिए। ये इस तरह से मैं कहती हूँ कि कोई भी इंसान कंप्लीट तब होता है जब वो अपने किसी भी बिलीफ में, और कोई भी बिलीफ हो, उसमें वो स्टिक रहता है, और उसमें वो कॉन्फिडेंट रहता है, चाहे वो कोई भी बिलीफ हो। और इस तरह से इसका ये फ़ायदा होता है कि जैसे हम अगर कोई हमें देखेगा और वो कहेगा कि इस बंदे का ये बिलीफ है, और इसमें वो जो बात कर रहा है उसमें ये फ्लेक्सिबिलिटीज़ नहीं है, और हमें इस बंदे को इस तरह ही ट्रीट करना है जैसे ये खुद को समझता है। ठीक है ना? वहाँ पे हम कॉन्फिडेंट होते हैं, वहाँ पे हम एक कंप्लीट पर्सन शो कर रहे होते हैं खुद को। तो ये मैं कहती हूँ कि मेरे लाइफ लेसन्स में से एक है। अच्छा, और जो थर्ड बात है वो ये है कि स्टे ऑथेंटिक और लेट योर ट्रू सेल्फ शाइन। इसमें इस तरह से होता है कि हम ट्रू सेल्फ को शाइन हम तभी कर सकते हैं जब हम अपना, वो एक वर्ड होता है ना, एम्ब्रेस योर शैडो,
इसका ये मतलब हुआ कि एम्ब्रेस शैडो में कि हम अपनी वीकनेसेस को एक्सेप्ट करें। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अपनी वीकनेसेस को हम जो है वो ट्रू करें या हम उसको कोशिश करें ठीक करने की। मैं बस कह रही हूँ कि जस्ट एक्सेप्ट। अगर लेट्स सपोज़ मैं अपने फीचर्स को एक्सेप्ट कर रही हूँ या इन अदर वर्ड कि मैं अपने मतलब मैं मुझे पता है कि मैं ओवरथिंक करती हूँ और बहुत ओवरथिंक करती हूँ, ठीक है? और जब कहीं-कहीं मैं ओवरथिंक कर रही होती हूँ किसी एक टॉपिक के ऊपर, तो मैं क्या कर रही होती हूँ, मुझे पता होता है कि ओवरथिंक के मैंने ये अपने लिए डिफाइन किए होते हैं रूल्स के मुन्ना अगर तुम ओवरथिंक करोगी तो इसका मतलब होगा कि ये साइड इफेक्ट्स हैं, ठीक है? और वो मेरे माइंड में आ जाते हैं और मैं अपने आप को उस चीज़ से निकालने की कोशिश करती हूँ। तो मुझे अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए और हर इंसान को अपनी वीकनेसेस का पता होना चाहिए, तो वहाँ इंसान जो है ना वो मार नहीं खाता। तो एक स्टेटमेंट है जो मैं बड़ी याद रखने की कोशिश करती हूँ और हमेशा मेरे माइंड में चलती रहती है, वो है कि यू डोंट नो द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ योर वल्नरेबिलिटीज़। मैं दोबारा रिपीट करती हूँ, यू डोंट नो द कम्प्लेक्सिटीज़ ऑफ योर वल्नरेबिलिटीज़। इसका ये मतलब हुआ कि हमारी बहुत सारी वल्नरेबिलिटीज़ होती हैं और उनकी बहुत सारी डीप डाउन कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, ठीक है? वो जो डीप डाउन कम्प्लेक्सिटीज़ होती हैं, वो हमें नहीं पता होती, ठीक है? तो इसलिए हम जितना ज़्यादा खुद को जानने की कोशिश करते हैं या खुद को हम एम्ब्रेस करने की कोशिश करते हैं, अपनी जितनी भी वीकनेसेस को, तो जितना ज़्यादा हम अपनी वीकनेसेस को एम्ब्रेस करने की तरफ जाते हैं, तो उतनी ज़्यादा हम किसी कम्प्लेक्सिटी में नहीं पड़ते। तो ये मैंने इसको इन शॉर्ट किया था हमारे 3 लेसन्स को। और जो थर्ड क्वेश्चन है उसको मैं इस तरह से लूँगी कि नॉलेज का जो एक पर्पस है वो क्या है ना, एजुकेशन का एक इम्पोर्टेंट पर्पस अदर देन अर्निंग। तो इसमें मैं इस अर्निंग तरह के से लूँगी अलावा क्या कि पर्पस? जी सर? अर्निंग के अलावा क्या पर्पस? जी, जी सर। अच्छा, मैं कहती हूँ कि अर्निंग के अलावा ये पर्पस होता है कि ये हमारी ज़िंदगी को आसान करता है, ठीक है? इन शॉर्ट या एक मुहावरा सा होता है जिसका मतलब है कि जो आपको आता है वो आपकी जान बचाता है, ठीक है? हमारी लाइफ में जितनी ज़्यादा हमें चीज़ों का पता होता है या जो नॉलेज हमें पता होता है वो वहाँ पे हमारी जान बचा रहा होता है। जो चीज़ हमें नहीं पता होती वो हमें जो है ना वो हमारी जान ले लेती है। मतलब कि जहाँ कोई चीज़ का हमें नहीं पता होगा वहाँ पे हम डिप्रेशन का भी शिकार होंगे, वहाँ पे माशरे में सुसाइड्स भी होंगी, वहाँ पे लोग गिव अप भी करेंगे, ठीक है? क्योंकि उनको कहीं न कहीं किसी चीज़ का नहीं पता, उन्होंने कहीं न कहीं वो नॉलेज में कमी की है और जहाँ-जहाँ मुझे नॉलेज का पता होगा, वहाँ पे मैं पेशेंस शो करूँगी, वहाँ पे मैं कॉन्फिडेंस शो करूँगी और वहाँ पे मुझे पता होगा कि लाइक मतलब मेरी ज़िंदगी आसान हो जाएगी इन अदर मीन्स, ठीक है? ठीक, ठीक। हुँ, चले मेमुना, ज़बरदस्त। मुझे जो सबसे ज़्यादा आपकी बात अच्छी लगी है ना कि वो अपनी जो आपकी वीकनेसेस है ना उसको एक्सेप्ट करना चाहिए। वंडरफुल, वेल डन। थैंक यू सर। तो इसके बाद फिर सुबूक नहीं है, अभी जॉइन नहीं किया मेरा ख्याल है। तो फिर आपदा की तरफ चलते हैं। डी डॉट साहब। हाँ, मैमूना बीइंग एन एनालिस्ट, डाटा एनालिस्ट और मैथमेटिशियन, मैं देख रही थी कि उनकी लाइफ स्टोरी जो है वो बिल्कुल मैथमेटिकल कैलकुलेशन की तरह है which I really like and it is inspiring life story for me। मुझे बहुत अच्छी लगी, स्पेशली आपका पॉइंट जो एक्सेप्ट योर वीकनेस। मेरी वाली टोटली डिफरेंट है। अगेन आवर लाइफ स्टोरीज आर शेप्ड बाय। आपदा, एक मिनट, मैं दोस्तों से एक रिक्वेस्ट कर लूं कि देखें ये जो इस पे है ना, आप अपनी अप्रिसिएशन जो इसके थ्रू भी कर सकते हैं। ये रिएक्शंस जो है ना उनको आप यूज कर सकते हैं किसी भी बात पे। अगर आपको अच्छी लगी तो उस पे आप ये रिएक्शन का जो बटन है उसको यूज कर सकते हैं। तो जी, ओवर टू यू आपदा जी, प्लीज। मेरी लाइफ स्टोरी डिफरेंट है और उसकी जस्ट टू टेल यू, आई एम currently a teaching assistant and also a research impact officer at the University of Glasgow। और मैं ऑलरेडी ही अपना रिजाइन फॉरवर्ड कर चुकी हूँ बिकॉज आई एम गोइंग टू जॉइन यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक एज अ लिवरह्यूम अर्ली करियर फेलो। और मैं यहाँ क्यों हूँ? बिकॉज इट वॉज माई ड्रीम टू परस्यू हायर स्टडीज फ्रॉम अब्रॉड। अगेन इट मे नॉट बी अ बिग स्टफ फॉर मेनी ऑफ यू, लेकिन मेरे लिए बहुत बड़ी चीज है कंसिडरिंग माई सोशल एंड फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट। मेरे लिए एक बहुत बड़ी चीज थी और मेरे लिए ऐसा ही था कि it was like to challenge my own potential at the same time to challenge the societal norms मेरे लिए, क्योंकि मैं एक लोअर मिडिल क्लास पश्तून फैमिली से हूँ, तो इसलिए मेरे लिए ये इस तरह की चीज थी। और मैंने जो सीखा है अपनी लाइफ में, जो मेरे जो 3 लेसन है वो ये है कि हार्ड वर्क, again it is not at all a big thing, you may have heard it from many of you, लेकिन hard work, determination and have a strong faith in yourself is what can take you anywhere। क्योंकि जो मैंने जो बताया कि मेरे इतने सोशल और फाइनेंशियल कंस्ट्रेंट थे कि मेरे लिए यहाँ पर सोचना, जैसे मेरी अम्मी कहा करती थी
कि आपदा बाकी तो सब ठीक है, तुम मतलब यहाँ पे पीएचडी शुरू कर लो, और शुरू भी कर चुकी थी मैं आईआईयू में। तो तुम मतलब ये बाहर वाला जो है ना, मेरी अम्मी को माए है ना, उनको तो डर लगता है। वो कहती थी कि मतलब ये ना हो कि तुम्हारा कल को दिल टूट जाए, तो ये ख्वाब बहुत ज्यादा है, तुम मत सोचो। मतलब वो माए शायद इतना ही सोचती हैं, तो वो मुझे कह रही थी कि मतलब ये पॉसिबल नहीं है। तो मैं अपनी अम्मी को कहती थी कि सिर्फ दुआ करें, और अगर आप दुआ नहीं कर सकती तो प्लीज मुझे ये ना कहें कि ये पॉसिबल नहीं है। और मैं हमेशा, आई डोंट नीड काइंड वर्ड्स फॉर इंकरेजमेंट, मुझे बिल्कुल भी काइंड वर्ड की जरूरत नहीं होती। मुझे एक वर्स सिनेरियो और एक इंतहाई तंकीद और हार्श वर्ड की जरूरत होती है टू मोटिवेट माई सेल्फ। अगर मुझे मोटिवेशन चाहिए तो मेरी सिनेरियो अगर वर्स्ट होगी और तंकीद वाली होगी तो मैं कुछ कर सकूंगी। एंड दिस इज द रीजन, दिस इज वेयर आई वांट टू गिव अ क्रेडिट टू IIUI, because of the nepotism and the favoritism in IIUI, because I'm neither having a influential background, nor was I favorite student in the university. लेकिन वो सिचुएशन जो थी मुझे यहाँ तक वो पुश किया और मुझे यहाँ तक पहुंच गई। To tell you in a proud way कि मैंने जो स्कॉलरशिप अचीव किया था, I was the only one from Khyber Pakhtunkhwa जो मैंने अचीव किया था। और अभी जो मैंने लिवर ह्यूमरली करियर जो अचीव किया है, जो कि मैं यूनिवर्सिटी ऑफ वारविक में स्टार्ट करने लगी हूँ, इट इज अ पोस्ट डॉक पोजीशन, एंड आई एम द ओनली वन फ्रॉम पाकिस्तान जो कि जिसने इस ह्यूमैनिटीज में लिटरेचर में ये अचीव किया है। और दूसरी जो चीज है, एंड द लास्ट वन इज पर्पस ऑफ एजुकेशन बियॉन्ड अर्निंग। फॉर मी इट टेल्स लाइक, मेरे लिए ये बहुत ही सिंपल सी चीज है, जो कि आपके लिए भी बहुत सारों के लिए होगी, कि it tells me the difference between right and wrong, and it gives me critical thinking skills जो होती है ना, वो criticality दे दी है, जिसकी वजह से as Mamuna says I can view the things from 360 angle, और फिर उसके बाद मैं एनालाइज कर सकती हूँ सिचुएशन को। और वो तो उसका ये मतलब है कि जब मेरे पास कोई आता है और मुझे कहता है कि ये सिचुएशन है, तो मैं असल में मेरा दिमाग सोच रहा होता है कि व्हाट कैन बी द अदर थिंग दैट द पर्सन इज हाइडिंग फ्रॉम मी। तो इवन माई ओन सिस्टर व्हेन शी नरेट्स अ स्टोरी ऑफ एनी फैमिली, क्योंकि मैं बाहर हूँ तो हम लोग कहानियां खानदान वाली जो होती है वो फोन पे ही सुन रहे होते, तो जो मुझे बता रही होती है तो मैं बैठ के साइलेंसेस एंड गैप्स देख रही होती हूँ कि ये तो मेरी बहन बता रही है, इसमें से क्या क्या वो छुपा रही है मुझसे। तो मैं असल में उधर तक पहुंच चुकी होती हूँ। तो दिस इज द टू थिंग्स दैट आई लर्न फ्रॉम एजुकेशन, critical thinking skill plus it tells me the difference between right and wrong, and this is one of the reason that I'm living, I feel, successful life than what I was living in Pakistan, in this society which is very much open and free society. Thank you. जबरदस्त। अच्छा, आपका जो आपने बात की है ना कि आपको जो है वो काइंड वर्ड्स नहीं चाहिए मोटिवेशन के लिए, ये बड़ी रेयर बात है और बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। अगर आपने यहाँ जो दोस्त मौजूद है, मैं एक इंडियन मूवी थी सुर, लकी अली की मूवी है, मैं अक्सर उसको कोट करता हूँ। वो उसमें सिमिलर थीम जो है ना, वो आइडिया है इसी बात पे कि वो जो टीचर है ना, वो म्यूजिक स्टूडेंट्स हैं उनको अप्रिशिएट कर रही है। और हमारा ये कल्चर बहुत ज्यादा है आजकल, तो सोशल मीडिया ने इसको बहुत अनड्यूली प्रमोट किया है कि भाई थोड़ी सी एफर्ट पे जुनाब कमाल कर दिया, जबरदस्त हो गया, अमेजिंग, एवरीथिंग इज अमेजिंग इन सोशल मीडिया, जो वोकेबलरी है उसमें। तो वो इस तरह की बात सुनता है तो वो कहता है देखो ये जो अनड्यू एप्रिसिएशन है ये भी तबाह कर सकती है बच्चों को। अप्रिशिएट करो, लेकिन उसकी जो एफर्ट है उसकी प्रोपोर्शन के साथ जितनी एफर्ट की है उसको अप्रिशिएट करो। ये अनड्यू अनफेयर एप्रिसिएशन भी तबाही का बायस हो सकती है। तो वेरी वंडरफुल, आई एंजॉय दिस आइडिया वेरी मच। तो हमारे पास अभी भी नौजवानों में ऐसे लोग हैं जो इस तरह सोचते हैं, तो बड़ी अच्छी बात है। तो थैंक यू वेरी मच। और चलते हैं, मेरा ख्याल है सबूक ने ज्वाइन किया, बारी भी उनकी पहली थी। जी सबूक, अभी मुझे नजर आए थे, नहीं है शायद, दोबारा डिस्कनेक्ट हो गए। तो बहरहाल ये है कि फिर रायद अफजल साहब की तरफ चलते हैं, तरतीब हमारी खराब है। डॉक्टर साहब वो है सबूक साहब, लेकिन आई थिंक म्यूट भी हैं और कैमरा भी ऑफ है उनका, लेकिन यहाँ पे तो नजर ठीक आ है रहा ना, है। वो जब आ जाएंगे तो फिर हम उनकी तरफ चलेंगे। ऑल और राइट। रायद अफजल साहब जी, रायद अफजल अच्छा सर, आपको ये जो आपके था, लेकिन थोड़ी जी तरतीब हमारी गड़बड़ हो गई है, कोई बात टाइम नहीं। बचा। ये जी जो आपके 3 सवाल है ना, टाइटल 3 लेसन्स एंड एजुकेशन के,
तो इसका मैं जवाब देने से पहले बस 1 मिनट में आपको ये पर्सपेक्टिव बताऊं कि मेरे मदर और फादर दोनों जो हैं वो इल्लामा इकबाल के पड़ोसी हैं। हमारा घर और इल्लामा इकबाल का घर मिला हुआ है, और हमारे यहाँ बचपन से हमारे बच्चों को और हमारी लाइफ में पहला कुरान है, फिर हदीस है, और तीसरे लेवल पे हम इकबाल की शायरी को रखते हैं। इसे इसे एन ऑलमोस्ट अ रिलीजियस थिंग फॉर अस। और वो इस इंतहा पे है कि 7 साल की उम्र से मुझे याद है कि मेरे वालिद साहब ने मुझे इकबाल का कलाम पढ़ाना और समझाना शुरू कर दिया था। और फिर मेरी मदर की आवाज़ बहुत अच्छी थी, तो वो पहले एक्सप्लेन करते थे मुझे इकबाल की शायरी, और फिर वो मेरी मदर को कहते थे कि इसको गा के सुनाओ, तो फिर मुझे अपनी गोद में बैठा के तो गा के सुनाती थी। मुझे हैरत हुई, आपके 3 सवाल जो हैं वो एक इल्लामा इकबाल की एक ही नज़म के इसी ऑर्डर के 4 शेर हैं, जो कि मैं बचपन से सुनता आ रहा हूँ। और मैं जब से आपने ये टाइटल दिया था, मैं अपनी वाइफ को कह रहा हूँ कि ये मेरी समझ में नहीं आ रहा कि शायद साहब ने ये किस तरह ये ऑर्डर चूज किया। ये तो मैं बचपन से अपनी माँ से सुनता आ रहा हूँ, वालिद से सुनता आ रहा हूँ। आई एम टोटली अमेज्ड। और अभी मैं आपको ये बताऊंगा कि इसने मेरी लाइफ को शेप किया है, और इसी में इन 3 सवालों के जवाब है। अच्छा, और हमारे घर में ये भी है कि हमें पाबंद किया जाता है कि हम इकबाल की शायरी को पढ़ेंगे नहीं, हमेशा गुनगुना के उसको सुनाएंगे। अच्छा, ये जो मैं आपको सुनाने लगा हूँ जिसमें ये 3 जवाब हैं, जिसने मेरी लाइफ को 7 साल की उम्र से शेप किया, कोई एक दिन नहीं गुजरा 7 साल की उम्र से जब मैंने ये 4 शेर गुनगुनाए ना हो अपनी लाइफ में, कोई एक दिन नहीं गुजरा। ठीक। अच्छा, तो वो मेरी मदर ने जो धुन बनाई थी ना, तो फिर मैंने आके उसको चेंज किया, मैंने उसको इम्प्रूव किया, और मैं आपको उसी तरतीब से वो 4 शेर सुना दूँ। ठीक। ठीक। तो पहला है कि टाइटल लाइफ का, और वो ये है कि बरतरस अंदेशाए सूदो ज़या है जिंदगी, बरतरस अंदेशाए सूदो ज़या है जिंदगी, है कभी जां और कभी तस्लीम जां है जिंदगी। तो इसका आसान तर्जुमा ये है कि बरतरस अंदेशा ये सूदो ज़या है जिंदगी, की जिंदगी जो है ये खौफ और फियर और लॉस के इमोशन से बहुत ऊपर की कोई चीज है। तो मेरी लाइफ का टाइटल हमेशा से यही रहा है कि बरतरस अंदेशा ये सूदो ज़या है जिंदगी। और फिर मैं इसको शॉर्ट कर लेता हूं, तो मैं अपने पास मैंने लिख के लगाया हुआ है कि बरतरस अंदेशा। और बाज जगह पे जहां मुझे जगह छोटी मिलती है तो मैं वहां सिर्फ बरतर लिख देता हूँ, अबव एंड हाई। तो मेरी लाइफ का टाइटल जो है ना वो बरतर है, बस बरतरस अंदेशा या बरतरस अंदेशा सूदो ज़या है जिंदगी। दूसरा आपने कहा लाइफ के 3 लेसन। सर आई एम सो अमेज्ड कि आपने 3 कहे, 2 क्यों नहीं कहे, 4 क्यों नहीं कहे। अगला शेर जो है ना इसी नज़म का, उसमें 3 लेसन लाइफ के बिल्कुल क्लियर इकबाल ने बताए, जो मैं पिछले 40 साल से सुनता आ रहा हूँ। वो कहता है कि तू इसे पैमाने इमरोज फरदा से नना, जाविदा पे हम दवा हरदम जवा है जिंदगी, जाविदा पे हम दवा हरदम जवा है जिंदगी। और तीसरा जो आपने पूछा एजुकेशन का, तो वो अगले 2 शेर जो हैं इकबाल के, वो एग्जैक्टली डिफाइन करते हैं कि एजुकेशन क्या चीज़ है। पहली चीज जो है वो कहता है कि अपनी दुनिया आप पैदा कर अगर जिंदों में है, सिर आदम है ज़मीरे फिका है जिंदगी, सिर आदम है ज़मीरे फिका है जिंदगी। तो एजुकेशन बेसिकली क्रिएटिविटी है, अपनी दुनिया आप पैदा करना, ये एजुकेशन का पहला पर्पस है।
और दूसरा पर्पस जो है ना वो अगले शेर में है कि वो कहता है कि और ये बस यहाँ पे बस फिर खत्म हो जाती है। और वो एजुकेशन का दूसरा पर्पस बताता है और वो कहता है कि, और ये मैं आपको एक्सप्लेन करूंगा, ये जरा इसमें टेक्निकलिटी है। वो कहता है कि जिंदगानी की हकीकत कोह कन के दिल से पूछ, जू शीरोते शो संग गरा है जिंदगी, जू शीरोते शो संग गरा है जिंदगी। कि जिंदगी जो है ना बेसिकली वो ये है कि बहुत थोड़े रिसोर्सेस के साथ, और एजुकेशन आपको ये सिखाए कि आप बहुत थोड़े से रिसोर्सेस के साथ बहुत बड़ा काम करें, जैसे फरहाद ने किया था, और उसके बाद आपको उसका कोई रिजल्ट भी ना मिले और आप अपने दिल में कंटेंट हो कि आपने बहुत बड़ा काम किया। जबरदस्त। अच्छा, ये बड़ा मैथमेटिकल एक्सप्रेशन से शुरू हुआ था मैमूना से, और पोएटिक पे जो है वो अंजाम पजीर तो नहीं। अभी अभी दो हमारे और हैं पार्टिसिपेंट्स जो हैं, पैनलिस्ट जो हैं। शुमाइला, आप जरा हुमैरा से रब्ता करें, मुझे कहीं नाम नजर आया उनका, उनको आप यहाँ पे मैसेज कर लें या मोबाइल पे देख लें। हमारा करीम ना, आप लोग सुन सकते हो मुझे? यस यस। ओके। हुमैरा, आप नजर नहीं आ रही आज, खिलाफे मामूल। जी आ गई हैं जी, अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम सर, सबको अस्सलाम वालेकुम। अच्छा, आप अल्हम्दुलिल्लाह। बुजुर्गों के भी बाद आ गई हैं, आप इतनी बुजुर्ग तो नहीं है। अब राइट साहब को हमने आखिर पे लेना था, तो चले बहरल, अब सुबूख आपके बाद होंगे तो ठीक है। मेरा फिर फॉर्मेट तो आपके साथ भी शेयर हुआ, तो करिए बात शुरू आप। सही। सबसे पहले मैं शुरू करूंगी कि मैं अपनी लाइफ को क्या लाइन से डिस्क्राइब कर सकती हूँ, तो मैं अपनी लाइफ को कहूंगी अ टेल फ्रॉम अ वंडरलैंड। मैं अपनी लाइफ को ऐसे डिस्क्राइब करूंगी। और अभी तक जो मैंने सीखा, जो 3 लेसन मैंने सीखे हैं, उसमें इस प्लेनेट पर जिंदगी मुश्किल है और इंसानों की जिंदगी थोड़ी ज्यादा मुश्किल है। जो मैंने 3 लेसन सीखे, उसमें पहला लेसन मैंने ये सीखा, मैं अज्यूम कर रही हूँ कि तकरीबन सब मुसलमान ही यहाँ बैठे होंगे, अदरवाइज साइंस या दूसरे तरीके से बेसिक तो पावर एक ही है तमाम रिलीजन में। तो मैंने पहला ये सीखा कि अल्लाह की रजा में राजी रहने में बड़ी खैर है। इसका मतलब ये नहीं है कि आप मेहनत ना करो, आप कोशिश ना करो, लेकिन जो आपके पास नेमतें मौजूद हैं आप उसको, उस पे फोकस करके उसको एंजॉय करो। और मैंने ये देखा अपनी लाइफ में कि जब जिद लगाता है कोई कुदरत से, तो उसका नतीजा बड़ा खौफनाक निकलता है। जैसे रिसेंटली वो सियालकोट की खातून वाला वाकया है कि अगर औलाद नहीं मिल रही और बार बार आप कोशिश कर रहे हैं, ये साइन है नहीं मिल रही, तो 60 साल की उम्र में वो खातून बर्बाद होगी, उसकी बेटी बर्बाद हो गई। तो मैंने देखा जिद लगाने वालों के साथ बड़ा खौफनाक मैंने अंजाम देखा। जो दूसरा लेसन मैंने सीखा है उसको आप कर्मा कह सकते हैं कि यूनिवर्स आपको वही लौटाती है जो आप करते हो, या इस्लाम में उसको मकाफात अमल कहते हैं। मैंने बड़े बड़े घरों को उजड़ते हुए देखा और मैंने बड़े उजड़े हुए लोगों को बसते हुए देखा है। मैंने ये देखा है कि जितनी देर हो सजा मिलने में, वो सजा उतनी ही खौफनाक होती है। मुझे मेरे प्रोफेशन में ऐसे लोगों को बड़े करीब से जानने का मौका मिला जो बड़े ग्लैमराइज्ड हैं दुनिया के लिए, यानी कि अगर वो निकले तो उनके साथ कॉन्वॉय के कॉन्वॉय निकलते हैं, जिनकी जिंदगी को, उनको वो चीजें ऐसे हासिल हैं जो बड़ी तादाद में लोगों के लिए सिर्फ ख्वाब होते हैं। मगर जब मैंने उनको करीब से देखा तो मुझे अंदाजा हुआ कि आग सिर्फ वो नहीं होती जो ये जलाने वाली जो हमें नजर आती है। एक और आग भी है कि आपके पास सारी नेमतें हैं लेकिन आपको सुकून 1 सेकंड का नहीं होता। उनको करीब से देखने के बाद, ऑल्दो मैं मिडिल क्लास रही हूँ, अक्सर चीजों के लिए सैलरी का इंतजार करना पड़ता है, बट मुझे रियलाइज हुआ माय गुडनेस आई एम सो हैप्पी। मैं कितनी बेहतर हूँ इनसे बहुत सारी चीजों में। टाइम कम है तो बस इतना, मेरा ख्याल है सब समझ ही गए होंगे। तीसरा जो मैंने सीखा, पीस ऑफ माइंड और मेंटल और इमोशनल इंडिपेंडेंस, ये कितना इम्पोर्टेंट है।
इंसान की जिंदगी में सबसे इम्पोर्टेंट उसका पीस ऑफ माइंड है। अगर आपने बहुत कुछ हासिल कर लिया, आपने महल बना लिए, पता नहीं आपने क्या क्या कर लिया, आप सुकून से सो नहीं सकते, आप सुकून से अपनी जिंदगी फील नहीं कर सकते। सीरियसली यू आर फेल्ड। और हम सब नॉर्मली बात करते हैं कि फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस बड़ी जरूरी है, जो कि है, मगर उससे भी ज्यादा जरूरी इमोशनल इंडिपेंडेंस और मेंटल इंडिपेंडेंस है। बल्कि यही वो चीज है जो आपको फाइनेंशियल इंडिपेंडेंस की तरफ लेकर जाती है। अगर आपके पास ये नहीं होती, आप डिपेंडेंट होते हैं, तो ह्यूमन बीइंग्स को जो जनरली मैंने पाया है काफी कमजोर होते हैं। आप इन पे डिपेंड करना शुरू हो जाएं तो ये आपके साथ आपका हाल बुरा कर देंगे किसी भी हवाले से, जब आप डिपेंड करते हैं। तो बेहतर इंटेग्रिटी वाली जिंदगी गुजारने के लिए मेंटल और इमोशनल इंडिपेंडेंस के साथ साथ पीस ऑफ माइंड बहुत जरूरी है। अपनी जो जंग है या कॉन्फ्लिक्ट है उसको सोच समझ के चूज करें। देखें कि क्या आपका मेंटल वेलबींग से ज्यादा ये इम्पोर्टेंट है कि नहीं। अच्छा, ये मेरे 3 लेसन थे। फिर अगर कोई कुछ पूछना चाहे तो उस पर डिटेल में बात होती है। मेरा एजुकेशन का पर्पस जो अब है लास्ट आखिरी। एजुकेशन पे आई हूँ। जी हाँ, तो एजुकेशन में देखिए, मैं इससे स्टार्ट करूंगी कि जब हजरत आदम को अल्लाह ने बना के फरिश्तों के सामने पेश किया था ना, तो फिजिकली कोई वो बड़े खास नहीं थे। इंसान बड़ा फ्रिजाइल है फिजिकली, इंसान कुछ भी ऐसा खास नहीं है ना। उसको सरवाइव करने के लिए सर्दी गर्मी में आर्टिफिशियल मींस चाहिए होते हैं, कमजोर सा है। अल्लाह ने किस चीज पे फखर से दिखाया था फरिश्तों को? हजरत आदम का नॉलेज, वो चीजों के नाम जानते थे। जो अल्लाह को प्राउड था वो ह्यूमंस का कॉम्प्लेक्स माइंड था। तो इंसान बड़ा कॉम्प्लेक्स है, कॉम्प्लेक्स माइंड रखता है और ऑफ कोर्स कॉम्प्लिकेटेड भी है। तो एजुकेशन का मतलब हर इंसान के लिए जरूरी है अपने आप को समझना, अपनी सराउंडिंग को समझना, अपनी दुनिया को समझना, दुनिया के रूल समझना। क्योंकि दुनिया और जिंदगी एक मुश्किल जगह है। यहाँ पे अपनी वेलबींग के लिए, खैर के लिए ये जरूरी है, मगर एक इंसान को सूट भी यही करता है। अदरवाइज शेर, गधा, लोमड़ी, उससे हम अलग कैसे हो सकते हैं जब तक और ये एजुकेशन ही है। और एजुकेशन का मतलब सिर्फ बुक्स पढ़ना नहीं होता। क्योंकि मैं बहुत से एजुकेटेड लोगों से मिली हूँ जो अपने फील्ड में भी कमाल थे, लेकिन बिहेवियर और प्रॉपर एटीट्यूड ना जानने की वजह से मैंने उनको बड़ा नुकसान उठाते देखा है। आप अपने आसपास हम सब की रोज की मिसालें देखते हैं। जैसे मैंने एक ड्रग एडिक्ट का इंटरव्यू किया था, तो ही वाज अ ब्रिलियंट स्टूडेंट। और जब मैंने उससे पूछा कि क्यों स्टार्ट किया, तो उसने कहा कि मेरे फ्रेंड्स ने मुझे कहा कि इफ यू आर मैन इनफ। उसको ये भी पता नहीं था कि आपको मैन इनफ साबित करने की अपने आप को जरूरत नहीं है, अपने आप को बर्बाद करके। या अब आप दुनिया में देखते हैं, जो भी दुनिया में डार्क फोर्सेस हैं, जैसे रिसेंटली एक फेनोमिना था आईसिस का, या जो एलिट्स के झगड़े हैं, या दुनिया भर में ये हमेशा से होता है, वो एजुकेटेड यंग तबके को कैसे जज्बाती करके अपने लिए इस्तेमाल करते हैं। वो अपनी जानों को, अपने आप को तबाह करके रख देते हैं। इवन हमारे मुल्क में ये है। तो उसका ये नहीं है कि आपके पास डिग्री है कि नहीं है। एक पीएचडी आदमी भी अगर वो ऑब्जर्व नहीं करता, आपके लिए ऑब्जर्वेशन जरूरी है। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि सिर्फ आप बुक रीडिंग ही करते रहो करते रहो करते रहो तभी आप एजुकेटेड हो गए, लेकिन आप ऑब्जर्व भी कर रहे हो। तो आपको अपनी जिंदगी को रिफाइन बनाना होता है। जैसे फॉर एग्जांपल, हम सबको, जो भी इंसान है, हम सबकी जिंदगी में कुछ चैलेंजेस होते हैं। या तो आप सेल्फ पिटी बन के बैठ जाए, या आप ऑब्जर्व करें तो आपको पता चलेगा कि आपके आस ये दुनिया ऐसी ही है, लाइफ इज डिफिकल्ट। अब एज अ ह्यूमन बीइंग आपसे क्या चाहते हैं कि उस डिफिकल्टी को ग्रेसफुली किस तरह से अपने हक में करते हैं। देन यू कैन मेक योर लाइफ ब्यूटीफुल, यू कैन मेक योर सराउंडिंग ब्यूटीफुल, अगर आपकी अंडरस्टैंडिंग है। दिस इज ऑल फ्रॉम मी। जबरदस्त। अच्छा, मैं मेरा क्विक कमेंट दो बातों पे करूंगा। एक तो जो आपने बात की, अच्छा ये जो पैनलिस्ट है ना हमारे, प्लीज आप जरा कैमरा पे रहें ताकि थोड़ा सा ना हमारी वो कम्युनिकेशन बेहतर रहे और फ्रेम जो है ना वो स्टेबल रहे थ्रू आउट। हमारा दो बातें जो है ना, एक पीस ऑफ माइंड, बिल्कुल आई एग्री विद यू कि सबसे इम्पोर्टेंट बात है। और दूसरी बात जो आपने की ना, इमोशनल ऑटोनॉमी की या इमोशनल इंडिपेंडेंस की, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। मैं अक्सर ये कहता हूँ कि आपके गिर्द जो लोग हैं ना, जिनसे जो आपको अच्छे लगते हैं, आपका उनसे उनसे जो बैड इन्फ्लुएंसेस हैं ना, उसके बारे में ज्यादा केयरफुल होने की जरूरत है।
क्योंकि जो लोग आपको अच्छे नहीं लगते वहां तो आपके गार्ड्स हाई होते हैं पहले ही, वहां से बैड इन्फ्लुएंस नहीं आने का इतना इम्कान होता। जितना साइलेंटली जो अच्छे लोग हैं जिनसे आपका रिलेशनशिप अच्छा है, वहां से बैड इन्फ्लुएंसेस बड़ा साइलेंटली आएंगे और आप उनको अनकॉन्शियसली एक्सेप्ट कर लेंगे और वो पूरी पूरी जिंदगी आपके साथ खुदा न खास्ता चल सकते हैं अगर आप रिव्यू नहीं करते क्रिटिकली अपनी लाइफ को और चॉइसेस को। थैंक यू वेरी मच। और आखिरी हमारे साथ होना चाहिए था रायद अफजल साहब को, तो आज सुबूक सैयद साहब हैं। सुबूक साहब आप बुजुर्ग नहीं है लेकिन आप आखिर पे हैं, तो जी ओवर टू सुबूक सैयद जी। वैसे बहुत शुक्रिया आपका, लेकिन बुजुर्गी का एक इल्ज़ाम इस मुकालमा ग्रुप की एक फाजिल मेंबर ने पहले ही लगा दी है हमारे ऊपर, ऐसी कोई परेशानी वाली बात नहीं है। अच्छा, बहुत शुक्रिया आपका। और आई एम रियली सॉरी कि घर में कुछ मेहमान आए तो इस वजह से मैं बर वक्त नहीं, आपने अभी अभी शिफ्टिंग भी की है, मुझे अंदाजा है। एक और दोस्त भी शिफ्टिंग करके बैठे हुए हैं, कैमरा भी नहीं ऑन उनका, शायद कैमरा भी शिफ्टिंग में नहीं आया, अयाज कदीर साहब। चले उनसे बाद में बात करते हैं। ओवर टू यू सुबोक साहब। अच्छा, आपने कहा कि लाइफ को जो टैग लाइन देनी है कि वो असल में क्या है, हाँ हाँ तो मुझे भी आगे समझ आ रही है कि आपकी ख्यालात से, अफकार से, नजरियात से लोग इत्तेफाक और इख्तलाफ अपने पस मंज़र की वजह से करते हैं। तो उनका पस मंज़र क्या है, लेकिन आपको खुद ये गौर करना है कि आपने लोगों के मुताबिक अपने आप को चलाना है या अपनी पस मंज़र के मुताबिक चलाना है। तो मुझे वो बाबा फरीद का बहुत मशहूर है कि टुरिया टुरिया जा फरीदा टुरिया टुरिया जा। तो आपको इस बारे में परेशान नहीं होना चाहिए, अपनी बात को अच्छे तरीके से, शाइस्ता तरीके से, मुहज़्ज़ब लहजे में करने का फन जानना चाहिए और अपनी बात करनी चाहिए। उसी का एक मिसरा है कि उठ फरीदा सुत्या कि झाड़ू दे मसीद, तू सुता रब जागा तेरी डाढ़े नाल करीब। तो वाह वाह। आप अपने हक और जो सच, जिस पर थोड़ी सी बात बाद में भी करूंगा, तो अगर आपको पता है कि ये फैक्ट हैं, ये दुरुस्त हैं, तो आपको उसके मुताबिक अपनी जिंदगी का सांचा और फ्रेम बना लेना चाहिए और उस पर चलते रहें। और कोशिश करें कि कॉन्फ्लिक्ट जो है उससे आप बचने की कोशिश करें, हत्तल वसा हत्तल इम्कान आप उससे बचें। और दूसरा, मैं खैर इस काबिल नहीं हूँ, लेकिन ये कि समझता हूँ कि जिंदगी में क्योंकि खुद मेरे साथ यही बीता कि बचपन से लेकर अब तक जिस घर में मैं पला बड़ा, जवान हुआ, फिर यूनिवर्सिटी में गया, फिर थोड़ा सा अरसा मुझे मदरसे में भी रहने का इत्तेफाक हुआ, और फिर मीडिया के अंदर भी, फिर कई मीडिया हाउसेस के अंदर फिर बहुत से लोगों से इंटरेक्ट करने का और कई मुल्कों में जाने का इत्तेफाक हुआ। मुझे एक चीज लगी कि मेरे जो ख्यालात हैं आज से 20 साल पहले जो थे, आज वो बिल्कुल 100% एक और जगह पे खड़े हैं। तो मुझे इकबाल का वो शेर जो है, सबात एक तगय्युर को है जमाने में, तो वो याद आया कि कोई भी चीज कामिल नहीं होती। आज आप जिसके साथ बहुत ज्यादा खुश हैं, तो हो सकता है कि वो प्रवीण शागर के शेर के चेहरा और नाम एक साथ आज दोनों क्या आज न याद आ सके, वक्त ने किस शबी को ख्वाबो ख्याल कर दी। तो मसले को पता नहीं चलता कि वक्त ऐसा आता है कि फिर जिनके बगैर आपका वक्त नहीं गुजरता, वो आपको शक्लें याद न रही हैं क्या। तो बहुत सारी शायरी भी आ रही है, मुझे लगता है ये उन्होंने जब कलाम एक बात सुनाया तो जहन के अंदर बहुत सी चीजें, और जो चीजें जिंदगी में सीखी हैं वो 3 चीजें मुझे लगता है अभी तक। सबसे पहली बात ये कि कोई मौक़िफ़ एक नहीं होता जिंदगी में, एक ही मौजू पर हजारों मौक़िफ़ मौजूद होते हैं, और बहुत से लोग पूरी दयानतदारी के साथ उन मौक़िफ़ को ठीक समझकर उन्हीं पर अमल पैरा होते हैं। तो इसमें उलझाव पैदा करने की जरूरत नहीं है, टकराने की जरूरत नहीं है। आप देखें कि हम असल में इस फ्रेम के आदी हो चुके हैं कि हमारा एक ही मौक़िफ़ है, तो एक ही मौक़िफ़ जो है वो कभी भी नहीं होता। मार्केट के अंदर बेशुमार मौक़िफ़ हैं, वो मौजूद होते हैं। और दूसरी बात ये कि ये हक और सच जिसका हम अलम लहराते हैं, फहरा लहराते हैं, ये कभी भी मुत्तफ़िक़ अलैह नहीं होता। इसके अंदर बहुत सी चीजें जो हैं वो मौजूद रहती हैं। तो आपका सच मेरा सच नहीं होता, और मेरा सच आपका सच नहीं होता। और सब लोग कहते हैं कि मैं हक पर हूँ, लेकिन उनका हक दूसरे का हक नहीं होता, तो मुख्तलिफ चीजें होती हैं। तीसरा मुझे एक चीज लगी कि सबसे अहम बात है, और मुकालमा का एक बुनियादी उसूल भी है जिस पर मैं कोशिश करता हूँ कि इस पर अमल करूँ, वो ये है कि जब भी आप किसी से बातचीत करने के लिए बैठें, बहुत तहम्मुल के साथ, आराम के साथ, और ये तय करके बैठें कि मैंने उनकी गुफ्तगू सुननी है, उनसे कुछ हासिल करना है, तो उनकी पूरी बात सुनें और उनको पूरा वक्त दें जब तक अपनी बात मुकम्मल न कर लें। और मैं अपनी टीवी पर अपने शो के अंदर भी इसी बात का एहतमाम करता हूँ कि अगला बंदा अपना पूरा मौक़िफ़ पूरी सलाहियत और दयानतदारी के साथ बयान कर दे।
हमारे यहाँ अमूमन शायद साहब ये बात भी होती है कि अभी मैं बात कर रहा हूँ दरमियान में कोई बंदा, और मैं देख रहा हूँ कि ये कोई अनपढ़ लोगों की बात नहीं कर रहा, इंतहाई तालीम याफ्ता और इवन के बहुत बड़ी डिग्री याफ्ता लोग भी वो दरमियान में बात काट देते हैं। तो दरमियान में बात काटने से होता है कि आप जो अपना एक निज़ाम दलाइल वज़ा करके उसके मुताबिक चलना चाहते हैं, तो दरमियान में आपको कहीं ना कहीं पे रुकना पड़ता है। और वो बात जो आपने करनी होती है ना, गाड़ी में वापसी पर ड्राइव करते हुए जहन में आता है यार वो बात मैंने की नहीं, तो वो बात मुझे करनी चाहिए। तो ये जो एक बड़ा प्रॉब्लम है, तो ये मैं कह रहा हूँ कि आप पूरी तरह दूसरे बंदे का मौक़िफ़ सुने, दूसरे बंदे की बात सुने, और मजलिस एक ही में सारी बातें पूरी नहीं हो सकती। आपको पता है कि अल्लामा इकबाल के बारे में बात हुई यहाँ पे, तो मैंने उनके बारे में पढ़ा कि जब उन्होंने रिकंस्ट्रक्शन ऑफ रिलीजियस थॉट्स लिखी, उससे पहले मौलाना शिबली नुमानी के साथ मुसलसल खतूत का तबादला है, और सिर्फ उनके साथ ही और बेशुमार लोगों के साथ मुसलसल तबादला कर रहे हैं, और एक एक चीज पर जो उसके माहिरीन हैं, जो उस चीज उसकी अबूर रखते हैं, उनके साथ मुसलसल एक मुकालमा और डायलॉग है उनके साथ चल रहा है। उसके बाद जाकर उन्होंने एक किताब लिखी। हम बदकिस्मती से अल्लामा इकबाल को सिर्फ शायरी की वजह से जानते हैं, उनसे मैं भी उन बदकिस्मत लोगों में से शुमार होता हूँ, लेकिन इकबाल की फिक्र का सही तरीके से अगर कहीं पढ़ना है, उसको जायजा लेना है, तो उनकी किताब के अंदर उनकी जो खुतबात हैं वो सब ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो ये जो तीसरी तीसरी चीज है, इसके बारे में कहूँगा, ये मैंने सीखी। और सबसे इम्पोर्टेंट बात ये कि आपने कहा कि जो इल्म का बुनियादी मकसद क्या है, तो मेरे नजदीक ये है कि खुद शनासी जो है इल्म का बुनियादी मकसद, कि इंसान अपने आप को पहचाने। और वो मौलाना रूम का है, गालिबन अगर मैं गलत नहीं हो रहा, मैंने पढ़ा था, मेरे घर में ड्राइंग रूम में लगा के रखा हुआ है। और डॉक्टर मुमताज साहब को शायद आप जानते हो, इस्लामिक यूनिवर्सिटी के प्रेसिडेंट भी, उन्होंने मुझे गिफ्ट किया था। तो उनका ठीक। वो मौलाना रूम का है कि बाला तरीन दर्जा अक्ल खुद शनासी है, कि अक्ल हम्म। का जो बाला तरीन दर्जा है, बुलंद तरीन दर्जा, वो अपने आप को पहचानना है। तो अगर आप अपने आप को पहचान लेंगे, और तो इंशाल्लाह जिंदगी बहुत खूबसूरत होगी। और आखिर में थोड़ा सा मैं कहूँगा कि मेरे नज़दीक जिंदगी जो है ना, जब ये सारी चीजें आपको पता चल जाती हैं कि ये है, तो जिंदगी बड़े मजे की शुरू हो जाती है। उसमें बड़े चस्के आते हैं, जैसे आप खाना खाते हुए चस्के लेते हैं, और मजे लेते हैं खाना खाते हुए, दोस्तों के साथ बैठ के गप्पे लगाते हुए बहुत मजा आता है, आपको इत्मीनान आपको मिलता है। तो जिंदगी भी इसी तरह चस्के लेने और मजे लेने का नाम है। लेकिन उसके लिए पहले दो बुनियादी चीजें पूरी होनी चाहिए, और वो ये है कि वो अजमलू फित तलब, कि आपकी जो तलब है ना, उसके अंदर जो खूबसूरती है, उसका जो हुस्न है, उसके लिए तमाम कोशिशें आप कर चुके हो या कर रहे हो, भरपूर मेहनत के साथ वो आप कर रहे हो। वह तवक्कल अल्लाह, और उसके बाद आप तवक्कल करें अल्लाह की जात पर, तो तवक्कल से सुकून मिलेगा और मेहनत से इत्मीनान मिलेगा। तो जिंदगी के अंदर ये दोनों चीजें हो तो इंशाल्लाह जिंदगी बहुत मजे की। इतनी ज्यादा समा खराश पर माजरत। जबरदस्त। अच्छा, ये मुझे सुन के वैसे सबको खुशी हुई है। रायद अफजल साहब तो अगर समझदारी की बातें करें तो कोई ताज्जुब वाली बात नहीं है, लेकिन ये नौजवानों ने जो बातें की है ना, खास तौर पे वो बड़ा कमाल है। और अगर आप इसी उम्र में आप जिंदगी को वाकई एंजॉय करना शुरू कर दिया आपने, तो मैं आपको मुबारकबाद पेश करता हूँ। हमें तो लगता है कि जब थोड़ी सी समझ आती है तो काफी हमारी जैसी शक्लें हो जाती हैं, तो फिर जाके थोड़ी सी समझ हमें आती थी। तो आपको बहुत अच्छा लगा आपको सब कुछ और सुन हम के। तो चाह रहे हैं कि जब आपकी उम्र हो, हम आपकी उम्र पहुंचे, हमारी शक्ल आप जैसी ही हो। चले, बहुत शुक्रिया आपका। तो अब ऐसा है कि अच्छा, एक बड़ा आप सबने कुछ बताया ही नहीं, वो जो फॉर्मल सा तारुफ होता है ना कि मैं ये करता हूँ। तो अब बाकी गुफ्तगू में चलें, वो आ जाएगा। अब सवालात की तरफ जाते हैं। तो किसी का कोई भी किसी से सवाल, कोई कोई बात मजीद खोलना चाहें। और एक बात मुझे आज नहीं पता चली रायद अफजल साहब के बारे में, कि ये तो गाते भी बड़ा अच्छा है। मतलब गा के इन्होंने जो अशार सुनाए वो बड़ा कमाल, पहले नहीं मुझे पता था। तो यही फायदा होता है इस तरह की नशिस्त का, कि हम एक दूसरे को ज्यादा बेहतर समझते हैं और जानते हैं। Or और before anyone raise a question, can I say something? जी, अ, Uh, जी जी मैं आपदा, जी जी। before anyone raise a question, um, जो मुझे इस सारे पैनलिस्ट की बात सुन के जो मुझे इंटरेस्टिंग लगा है, अगर हम देखें तो सबने तीन चीजें ही बयान करनी थी, एक ही चीज थी जिसपे, लेकिन सबने जो है ना, मतलब जैसे अब मैं बोला कि ममूना जो है चूंकि वो मैथमेटिशियन है, तो उसकी वो लाइफ स्टोरी में वो मैथमेटिकल कैलकुलेशन लगती है। राइड मुझे उनकी बातों से लगा कि वो एक एजुकेटर इंस्ट्रक्टर हैं, तो उनकी हमें वही पता चल रहा है। मुझे नहीं पता हुमैरा करीम क्या है, लेकिन मुझे लगता है कि उनका साइकोलॉजी या इस फील्ड में कुछ लेना देना है। हमें उनकी लाइफ स्टोरी में यही सारा नजर आता है।
सबूक एज ठीक अ जर्नलिस्ट चस्के लेकर ही बात को लाइफ में चस्के ले रहे थे, बात ले रहे थे। तो अगेन इट इज पॉजिटिव टोन, बिल्कुल भी नेगेटिव टोन में नहीं है। सो सॉरी इफ यू माइंडेड, बिल्कुल। लेकिन वो इस चीज साथियों तो का वैसे भी माइंड नहीं होता, आप बेगमों की बात करें। तो और अगर हम देखें, और जो इन 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 सब लोगों ने जब 3-3 अपनी स्टोरीज में जो उन्होंने लेसन लर्न किए हैं, तो वो उसी फील्ड से मुतल्लिक जो उन्होंने जिसमें सारा अपनी लाइफ इन्वेस्ट की है ना, उसी से जो उन्होंने सीखा है। जैसे हुमैरा करीम बात कर रही हैं इमोशनल इंडिपेंडेंस की, जिससे मुझे लगा कि उनका किसी साइकोलॉजी की फील्ड से ताल्लुक है। जो रायद सर रायद हैं, वो जिस तरीके से एजुकेशन उनसे उससे रिलेटेड बातें कर रहे हैं, और मेमूना जो है वो जिस तरीके से पूरी 360 एंगल के वो बात करके फिर वो एनालाइज करके सिचुएशन, क्योंकि मैथमेटिक्स फील्ड से हैं, और सबूत का भी वही, जैसे वो कह रहे हैं कि एक बात खत्म करे तब दूसरा शुरू करे, क्योंकि उनकी वही फील्ड है। तो मुझे ये चीज बड़ी अच्छी लगी कि सारे लोगों ने एक ही चीज पे बात करनी थी, लेकिन चूंकि लाइफ एनर्जी डिफरेंट फील्ड में इन्वेस्ट हुई है, तो डिफरेंट एक्सपीरियंसेस शेयर करने को मिले, और ये दिस इज द अमेजिंग थिंग ऑफ मुकालमा। अच्छा आपदा, आपने रिव्यू बड़ा अच्छा किया सबका, और आपके जो अंदाजे हैं ना वो बड़े दुरुस्त हैं सबके बारे में। हाँ हो सकता है अच्छा, आपको प्रोफेशनल बैकग्राउंड का ना पता हो तो मुझे सबूत तो क्लियर पता था, क्योंकि एक दफा वो जो पिछला वाला सेशन था उसमें आपने इस तरह जिक्र, और शायद उन्होंने खुद जिक्र किया था कि वो जियो में उन्होंने पता नहीं किसी का इंटरव्यू लिया था, किसी बंदे, किसी एक पॉलिटिशियन का नाम मुझे लगता है कि मैंने हाँ इनके हाँ मुंह से सुना था। हाँ हाँ तो बिल्कुल उससे मुझे अंदाजा है, लेकिन बाकी मैं गेस कर रही हूँ। और ये जो आपने वो चस्के और गरम समोसे वाली बात इकट्ठी की है ना, गरम समोसे मैं ऐड कर रहा हूँ, वो बिल्कुल ठीक है। ये गरम समोसे ही बेचते हैं मीडिया वाले और चस्के लेते हैं। जबरदस्त। जी, और कोई किसी का कोई कमेंट, कोई? ये आपका है सबका, मतलब एक दूसरे से मुलाकात का सेशन है, इसमें कोई वो इंटेलेक्चुअल बातें सच नहीं है, तो आप कुछ भी बात कर सकते हैं। तो जी, कोई और कोई एनीथिंग? जी मैमुना। सर मैं आबिदा की बात अच्छा, को ये आगे पैनलिस्ट भी खेलेंगे एक दूसरे के साथ? थोड़ा नजदीक भी करो ममूना, अपने आपकी मैमुना, आवाज आवाज कम। आपकी नहीं आ रही। मैं ये पैनल आबिदा की बात को ही मैं आगे लेके चलूंगी, और मैं ना सवाल मेरा हुमैरा से ना, कि ये जैसे कह रही है ना कि इंसान का एक अपना एस्पेक्ट होता है, और एक अपनी लाइफ की अपनी स्टोरी होती है, अपना बैकग्राउंड होता है। तो जो उन्होंने बात की थी ना कि इमोशनल इंडिपेंडेंस की, पहला सवाल तो मेरा यह है कि वो उसकी क्या कोई स्ट्रेटजी है कि इंसान अपने आप को इमोशनली इंडिपेंडेंट कर दे, और वो कोई तरीकाकार है? और दूसरा वो ये है कि जैसे वो कही ना कि अपना बैकग्राउंड होता है, तो उसमें ये कि जो आपने अंडरस्टैंडिंग की बात की ना कि आपकी किसी से अंडरस्टैंडिंग बनती है, आपको ये मतलब ये कैसे समझ आएगा, क्योंकि हर इंसान डिफरेंट है। तो वो क्या कोई कोई लाइन है जिसको हम कह सकें कि हाँ इस तरह से हमारी अंडरस्टैंडिंग, क्योंकि हम डिफरेंट इमोशंस में होते हैं, कोई डिफरेंट सिचुएशंस में होते हैं, तो हम अपने आप को उस तरह से कह रहे होते हैं कि हम ये हैं, हालांकि विद द पैसेज ऑफ टाइम हमें लगता है कि वो हम नहीं थे, हम कुछ और थे। तो ठीक मतलब वो क्या तरीका है कि हम समझें कि ये इससे हमारी अंडरस्टैंडिंग हो रही है, तो ठीक ये है कि नहीं? ठीक हो गया जी। जी हमारा, आपको साइकोलॉजिस्ट का रोल मिल गया आज के सेशन में। जी हाँ, हमारा। ये मैंने मेरा क्विक फेवरेट। सर्च भी कर लिया है। मुझे नहीं पता आप वही हैं, मैंने क्विक सर्च किया है गूगल पे, तो एक मुझे नजर आई हैं जो कि रिफ्यूजी हाँ, यूएनएचसीआर ये के। वही है, एग्जैक्टली। ये वही है हाँ, बिल्कुल। अच्छा, मैंने अभी अभी साथ साथ ही सर्च करना शुरू कर दिया। ना, इनके तारुफ में एक बात का जो मुझे पता है ना, हमारा रीडर बहुत अच्छी है, ये बहुत पढ़ती है। हम्म। मेरा इनके साथ तारुफ भी इसी वजह से है, और काफी सालों से है। इनको किताबें पढ़ने का बहुत शौक है। बहुत, मतलब ये है कि ऐसे ही नहीं कि वो पढ़ ली और समझी नहीं, तो मतलब पढ़ती हैं और समझती भी हैं, और उसको प्रैक्टिस करने की भी कोशिश करती हैं, जो चीजें प्रैक्टिसेबल होती हैं। जी हमारा, ओवर टू यू। जी, मेहमुना ने पूछा, ये मैंने नहीं बोला था कि हर इंसान की किसी के साथ अंडरस्टैंडिंग, लेकिन इसको मैं एक्सप्लेन करूंगी। इमोशनल इंडिपेंडेंस के लिए सबसे पहले मुझे जो है, मैं अपने एक्सपीरियंस से बताऊंगी जो मैंने देखा। सबसे पहले आप अपनी रिस्पेक्ट करना शुरू करें, क्योंकि जो मैनिपुलेशन एक्सप्लॉइटेशन होती है ना, वो इमोशनल इंडिपेंडेंस से ही शुरू होती है। जब आप किसी को जरूरत से ज्यादा स्पेस दे देते हैं और बिल्कुल ब्लाइंड होते हैं,
जान रहे होते हैं, डीप डाउन हर बंदे को फील हो रहा होता है, मगर हम लोग उसको इग्नोर करने की कोशिश कर रहे होते हैं। या जहां जहां आप डिपेंडेंट होते हैं इमोशनली, वहां वहां आप डिफरेंट तरीके से एक्सप्लॉइट होते हैं, जो कभी कभी बड़ा खतरनाक भी हो जाता है, कभी कभी वो बड़ा सीरियस भी हो जाता है। आपके साथ ये फ्रेंड्स कर सकते हैं, वही लोग कर सकते हैं जो जाहिर करीबी लोग हैं आपके। और जहां तक अंडरस्टैंडिंग की बात है, तो ऐसा मुमकिन नहीं होता कि एक बंदे के साथ आपकी किसी के साथ भी अंडरस्टैंडिंग होगी तो पूरी जिंदगी चलेगी। बाय द टाइम आप फील कर सकते हैं कि कोई आपके लिए, क्या मैं ये देखती हूँ पर्सनली कि कोई मेरे लिए ग्रोथ का काम कर रहा है या मुझे नेगेटिव एनर्जी दे रहा है, अपनी ट्रांसफर कर रहा है। तो मेरी लाइफ में नेगेटिव एनर्जी के लिए कोई जगह नहीं है। आई विल ब्लॉक दैट पर्सन। जिसके लिए सोशल मीडिया होना जरूरी नहीं है, मैं रियल लाइफ में भी आराम से ब्लॉक कर देती हूँ, क्योंकि मेरे लिए मेरी मेंटल वेलबींग बहुत ज्यादा जरूरी है। छोटी सी जिंदगी है और मुझे इसको बड़ा खूबसूरती से क्या कहते हैं, फ्रूटफुल गुजारना है। मैं कुछ अच्छे से सीखूं, कुछ अच्छे से करूं। ठीक है, हो गया। अच्छा, ये हुमैरा की बात कंप्लीट हो गई थी या अभी कुछ और इशू आ गया बीच में? मुझे लगता है हुमैरा हम सबको बुला करके चली गई है। वो कंप्लीट करके गई हैं। मैंने वैसे अरे मेरे को शायद कोई उनकी बेल बजी है, वो एकदम से उठ के गई। चले नहीं, बात अच्छा, हुई। जी 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 जी, बात कीजिए। हाँ, नहीं कोई था इशू। जी हुमैरा, हुमैरा बात कंप्लीट हो गई थी आपकी या अभी आप कर रही हैं? ये चूंकि छोटी है ना मैमूना, इसे तो मैं इस्लामाबाद में मिली थी, आपको याद है, कायदे आजम हाँ, यूनिवर्सिटी में। यूनिवर्सिटी हट्स पे बैठे थे। तो व्हाट्सएप पे भी कभी कभी बात होती है, और स्पेशली ये वाली जो एज है ना, ये एज बड़ी डेंजरस है। ऑल्दो के इंसान की टेंडेंसी ये है कि वो चोट खा के सीखता है, लेकिन बेहतर तरीका ये है कि इमोशनल इंडिपेंडेंट हुआ जाए। वरना मैंने इसके नताइज बहुत बुरे देखे हैं, स्पेशली चाहे अपने हो, फ्रेंड्स हो, प्रोफेशनल लाइफ में हो, जहां आप डिपेंडेंट होते हैं। और उसके लिए तरीकाकार क्या है, तो उसका शुरू का तरीकाकार यह है कि आप ये सोच लो कि आपको जिंदगी खैर के साथ गुजारनी है, और ये अपनी रिस्पेक्ट करना सीखो। इमोशनली बहुत ज्यादा डिपेंडेंट होकर सबसे पहले जो चीज आप खो देते हो ना, वो आपकी अपनी रिस्पेक्ट होती है। ये मेरा आंसर। अच्छा वगैरह, ये देखने में छोटी लगती है, ये बहुत समझदार है और बड़ी सियानी है, जो पंजाबी में कहते हैं। सियाने की और बात बड़ी, नहीं कर रही मैं, एज की बात कर रही हूँ। हाँ वो वैसे ही, मतलब एज जैसी भी है। ये काफी डिसिप्लिनेरियन भी है, इसका सेल्फ डिसिप्लिन बहुत स्ट्रांग है। आई नो हर, या हाँ, ठीक हो गया। ठीक, चले। किंजा कुछ पूछ रही है, किंजा जी, किंजा। और किंजा के बाद अफजल साहब और फिर सुहेल जतोई साहब। जी किंजा। अस्सलाम वालेकुम। सर, मैं यही कहना चाहूंगी कि अपने बारे में बात करना कितना मुश्किल होता है, ये मैं सोचती थी। और सबने इतने खूबसूरत तरीके से अपने बारे में बताया, अपनी लाइफ स्टोरीज के बारे में, क्या उन्होंने लर्न किया और सब कुछ। मुझे सर रायत की ये बात बहुत खूबसूरत लगी। ऑल्दो कहीं तो इल्हामा इकबाल ने थी, लेकिन जिस तरह से इन्होंने इंटरप्रेट किया और हमें गा के भी सुनाया और बता के भी बताया कि खौफ से बालातर होती है जिंदगी। ये इतनी सिंपल सी बात है, लेकिन जब मैं इसके बारे में सोच रही थी तो मुझे इतना इतना अच्छा लगा, इतना शायद इतने ज्यादा जो मेरे मेरे खुद के लिमिटिंग थॉट्स थे, वो शायद वो खुलना शुरू हो गए। और हम्म बहुत ज्यादा लाइक सेल्फ अवेयरनेस कितनी बड़ी चीज होती है। ये बात शायद मैंने आपदा से आज सीखी कि हम्म वेयर यू आइडेंटिफाई योरसेल्फ, व्हाट काइंड ऑफ इमोशंस ड्राइव यू। तो आपदा, आप हम्म बताएंगी कि आपने कैसे आइडेंटिफाई किया, जैसे आपने जिक्र किया है कि क्रिटिकल सिचुएशंस या कमेंट्स आपको अच्छा परफॉर्म करने पर मजबूर करते हैं। तो आप शेयर करेंगी कि ये लर्निंग आपने कैसे ली? क्योंकि जब मैं अपने बारे में सोचती हूँ कि वो कौन से इमोशंस है जो मुझे ड्राइव करते हैं, वो कौन सी सिचुएशंस हैं जहाँ मैं बेहतर परफॉर्म करती हूँ। आप इसके बारे में थोड़ा सा बताएं। इससे पहले मैं बाकी स्पीकर्स क्या भी कह दूं कि मिस हुमैरा ने बहुत अच्छे तरीके से बताई चीजें। और पीस ऑफ माइंड, आई थिंक अगर ये ना हो आपकी जिंदगी में, या अपनी अपने आप को आइडेंटिफाई ना कर सकें कि आपका सुकून कहाँ है, किन चीजों से एसोसिएट है, आप शायद बहुत सारी चीजों में आप अच्छे से परफॉर्म नहीं कर सकेंगे। और बाकी सबूक सर ने भी बहुत खूबसूरत तरीके से बहुत सारे पहलुओं के बारे में बात की, बहुत अच्छे अशार। मुझे शायरी करने वाले और पढ़ने वाले लोग बहुत पसंद है। सो थैंक यू सो मच सर सबूक जी। आपदा।
थैंक यू केंजा। जैसे कि हुमैरा ने कहा कि इंसान बहुत कम्प्लेक्स है, ह्यूमन माइंड बहुत कम्प्लेक्स है, तो हर कोई को ना डिफरेंट तरीके से मोटिवेट होता है। मुझे याद है कि मेरी फ्रेंड्स हमेशा से ये एमएस के दौरान जब हम इकट्ठा थे आईआईयू में, तो वो कहती थी कि यार सुपरवाइजर ना जरा भी मोटिवेट नहीं करती, जरा भी नहीं, ये नहीं करती और वो नहीं करती। मुझे होता था कि मतलब मुझे इम्पिटस तभी अगर मुझे बाहर से मिले तो मैं चाहूंगी कि मुझे नेगेटिव मिले। जैसे मेरी सुपरवाइजर ने एक दफा कमेंट किया मेरी और मुझे और मेरी एक फ्रेंड को, मैंने उनके सामने बोला कि मेरी ही फ्रेंड थी, उनका जिक्र मैंने किया, एंड नो डाउट वो फ्रेंड मुझसे कहीं ज्यादा बेहतर थी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग। हम इंग्लिश लिटरेचर के लोग हैं, तो हमारा राइटिंग बहुत ज्यादा मैटर करता है। तो मेरी सुपरवाइजर ने ये कमेंट किया कि मैंने उनके सामने सिर्फ बोला कि वो फ्रेंड ने मुझे ड्राफ्ट सेंड किया कि मैं उसका रीड करूं, तो मेरी उस सुपरवाइजर ने मुझे बोल दिया कि ओ अच्छा उसने तुम्हें सेंड किया, ओ कहाँ वो और कहाँ, मतलब आप शायद उन्होंने ना नेगेटिव कहा हो, लेकिन मैंने तो नेगेटिव ले लिया। लेकिन ये है क्योंकि मुझे पता है कि उनका मतलब क्या था, एंड देयर इज नो डाउट कि वो फ्रेंड ऑफ माइंड जो थी वो बहुत ज्यादा अच्छी थी व्हेन इट कम्स टू राइटिंग इन कंपैरिजन टू मी। तो इस तरह का ये एक कमेंट मैं आपको बता रही हूँ। और इसी तरीके से जैसे अब जैसे लोग कहते थे कि हाँ हाँ तुम्हें बहुत वो देख लेते हैं तुम किस तरह खड़ लेती हो या कुछ इस तरीके से, तो वो चीज मुझे पुश करती है। तो अगेन ये चीज मुझे पुश करती है, मुझे तनकीद जो है, जब मैं कोई चीज बोल लेना तो मैं उसको चैलेंज ले लेती हूँ कि हाँ अब मैं इसको करके दिखाती हूँ, अब मैं इसको ना प्रूव करके दिखाती हूँ कि ये कैसे होता है या ये कैसे होता है। लेकिन मैं कभी भी उस बंदे को सामने कन्फ्रंट करके नहीं कुछ बोलती, क्योंकि मुझे पता है कि मुझे नहीं पता कि ये चीज मैं अचीव भी कर पाऊंगी या नहीं। मैं बस उस पर वो मतलब साइलेंटली काम करना शुरू कर देती हूँ। तो मेरा एक जो फेवरेट कोट है वो यही है कि वर्क हार्ड एंड साइलेंस लेट्स द सक्सेस मेक नॉइस। तो मेरा हमेशा से यही है, मेरे बारे में कभी किसी को नहीं कुछ पता चला। जैसे अब एक बहुत छोटी सी जैसे एग्जांपल मैं आपको देती हूँ, मेरी मेटर्नल साइड ऑफ फैमिली जो है ना वो सारे डॉक्टर हैं। तो हमारा जो ननियाल है, जो कि जिसकी वजह से मुझे वो पसंद भी नहीं है, वो उनको क्या सीन है कि आप तभी पढ़े लिखे हैं अगर आप डॉक्टर हैं। अब मसला ये है कि जो मेरी फैमिली है, जो मेरा फैमिली यूनिट है, हम में से कोई डॉक्टर नहीं है, हम में से कोई मेडिसिन की फील्ड में नहीं है। तो लिटरली मैं जो मेरे ननियाल थे वो उनसे कई लोगों के मुंह से मैंने ये सुना है, वो मेरी अम्मी का नाम लेते हैं सायरा और कहते हैं कि सायरा के बच्चों ने कुछ खास नहीं पढ़ा। सायरा कहा कि हम सब जो है सोशल साइंसेज में, मतलब मैं और मेरी बहन पीएचडी कर रहे हैं एंड द अदर रेस्ट ऑफ ऑल एमफिल कर रहे हैं और एलएलबी कर रहे हैं, मतलब लेकिन है सोशल साइंसेज में। तो वो ये कहते थे कि सायरा के बच्चों ने कुछ नहीं पढ़ा, सायरा के बच्चे मतलब हम एजुकेटेड ही नहीं है, वो ये कहते थे। तो मुझे था कि भाई ये बहुत ही एक लिमिटेड सोच है और ये मैं प्रूव करके दिखाऊंगी। एंड देन जब मैं यहाँ पे आई, नाउ हाफ ऑफ माय फैमिली इज परसुइंग एन अंडरग्रेड डिग्री इन इंग्लिश लिटरेचर। तो ये एक चीज होती है। तो ये अगेन डिपेंड करता है कि आप चीज को उस तरह लेती हैं या नहीं। मैं जो है तनकीद को अपने लिए चैलेंज समझती हूँ कि ये अब इसने तनकीद की है या तो मैं अब इसको चैलेंज, अब मैं इसको अब ये मैं प्रूव करूंगी। लेकिन अगेन आई नेवर से टू द पर्सन ऑन इन फ्रंट, नेवर कन्फ्रंट अ पर्सन। मैं बस साइलेंटली वर्क करना शुरू कर देती हूँ, प्रूव कर लेती हूँ। और फिर जब प्रूव भी हो जाता है, जो कि हो जाता है क्योंकि अल्हम्दुलिल्लाह अब तक जो भी किया है, जिस चीज में हाथ डाला है प्रूव कर लिया, और हमेशा ऐसी चीज में हाथ डाला है जो कि आउट ऑफ बॉक्स चीज होती है। मैंने कभी फिर उस बंदे को मुड़कर भी ये नहीं कहा कि हाँ तुम तो ये कह रही थी, नहीं मैंने कभी भी नहीं कहा, बिकॉज आई नो दैट पर्सन नोज। सो मैंने कभी भी मुड़ के भी नहीं कहा। I just carry on, and this is the title of my life is just carry on and have a strong faith on your life, on yourself, sorry. सर अनम्यूट कर लें अपने आप को। हाँ मैंने कर लिया। हाँ मैं ये कह रहा था कि आपदा वो बताने की जरूरत थोड़ी होती है, वो तो खुद ही हालात बता देते हैं। और ये बड़ा इंटरेस्टिंग है, दो बातें कि सोशल साइंसेज वाले जो हैं पढ़े लिखे नहीं होते, ये अमूमी तस्वर हमारे यहाँ है। और दूसरी बात ये है कि यू आर सो स्ट्रेट फॉरवर्ड कि आपने वो अपने रिश्तेदारों का जिक्र किया कि वो इस तरह से हैं, और मतलब ये बड़ा स्ट्रेट फॉरवर्ड सा कमेंट है। मैं इस तरह के लोगों को पसंद करता हूँ। तो बहरहाल थैंक यू वेरी मच। तो सवाल अगले पे जाते हैं, अफसर सिंधु साहब। जी अफसर साहब। अस्सलाम वालेकुम सर। जी वालेकुम। सर आज मैंने जायद अफजल साहब को देखा पहली दफा, शायद इससे पहले भी मुकालमे में पार्टिसिपेशन करते हों, लेकिन मेरी आज पहली मुलाकात है और मजा आ गया। और जब इन्होंने यानी
3 अशार में अपना एक अंग हमारे सामने दिखा दिया, और एक बड़ी तिश्नगी माइंड में आ गई कि कम से कम इनकी जो बायोग्राफी है वो भी आ जाती साथ। और हम जो लोग हैं बगैर इकबाल के पढ़े, बगैर इकबाल के समझे, इकबाल के आशिक हैं, और बहुत कम लोग ऐसे मिलते हैं जो इकबाल को पढ़ने के बाद समझ के और साथ समझाते हैं। यानी हमारे पास सरगोदा में मैंने 1-2 दफा कोशिश की कि मैं किसी से सीखूं, लेकिन पंजाबी ऐसे ही होते हैं, बगैर समझे ये बगैर पंजाबी और ये 7 पर्वों में छुट्टे होते हैं वैसे। पंजाबी मुसलमान भी ऐसे ही होते हैं। हाँ ठीक है बात आप तो बड़ी खुशी हुई रायद अफजल साहब से, तो बायोग्राफी जो है ये कम से कम तफसील के साथ हमें पता चले, इनकी पर्सनैलिटी जो है हमारे माइंड में एक इमेज जो है ये इंशाल्लाह हमेशा रहेगा। और इनसे सवाल जवाब इकबालियात के हवाले से हम जरूर किया करेंगे, चाहे कोई भी टॉपिक हो, एक आध क्वेश्चन उसका भी कर लिया करेंगे। ठीक ठीक। तो अभी इसी आप में सर ये बता अभी क्या आप जानना सर चाह रहे हैं? एक राइट नाउ अभी एक तो थोड़ी सी बायोग्राफी, उसके बाद सर आपने ये देखना कि ये जो हम जैसे हैं सिर्फ इकबाल का नाम सुन के इकबाल से मोहब्बत करने वाले, क्या इनको कोई खुदी की डेफिनेशन की को समझ आ सकती है? इसमें आप थोड़ा सा समझा दें। मैं इस पे कुछ कहूँ? जुमला मोतरजा ये जो है ना, बगैर पढ़े बगैर समझे इश्क करने वाले, अल्लाह इनको हिदायत दे। तो बाकी बाकी ओवर टू रायद अफजल साहब। ये ऐसे ही मैंने मजाक में कहा, प्लीज डोंट टेक इट सीरियसली। रायद साहब इसके लिए जी जी इश्क के लिए हाँ। तो बुनियादी सिर्फ ये ना कि आप किसी को जाने समझे बगैर उससे प्यार करें, वो इश्क यार करें। साहब वो जो है ना, वो नात पढ़ रहा था पंजाबी में, जी करदा मदीने जावा फिर आवा ते फिर जावा हाँ ते फिर हाँ वो किसी ने कहा भाई मदीने का किराया तो पता कर लो कितना है। तो कितने चक्कर लगा चुके हो, मतलब थोड़ा सा हाँ लाइज करने की तरफ भी जाना चाहिए। मेरा सिर्फ इतना सा पॉइंट है ऑन अ लाइटर नोट। बाकी ठीक है, बात वो सही कर। जी राय साहब थोड़ा सा बताइए जी अपने बारे में, बड़ी क्यूरियोसिटी है, हमारे दोस्त हैं अफसल साहब। सर मैंने अमेरिका से एजुकेशनल साइकोलॉजी पढ़ी है, और फिर पीएचडी को शुरू की थी तो फिर छोड़ दी, तो फिर किताबी शक्ल में पीएचडी की जो मेरी रिसर्च है वो बड़ी एक डिफरेंट सी रिसर्च है कि कुरान और हदीस में जो ह्यूमन पर्सनालिटी का जिक्र आया है और जो मॉडर्न साइकोलॉजी है वो उससे कैसे मुताबिकत रखती है। और बेसिकली वो नबी पाक की एक हदीस है कि मोमिन जो है वो खजूर के दरख्त की तरह है जो कभी पत्ते नहीं झाड़ता। तो मैंने बड़े साल इस पर रिसर्च करके तो फिर किताब लिखी, एक ही टाइम पे इंग्लिश में भी उर्दू में भी लिखी। मुझे कहेगा तो मैं उसका लिंक आपको भेज दूंगा, वो हमारी वेबसाइट पर भी पड़ी हुई है। वो आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है, छपती आउट ऑफ प्रिंट हो जाती है, तो फिर हमने उसको पीडीएफ फॉर्मेट में अपनी वेबसाइट पर भी रखा हुआ। तो ये मेरी एजुकेशन है। और उसके बाद मैं अमेरिका में काम करता रहा काफ़ी साल स्टेट ऑफ टेक्सास के लिए। फिर मैं पाकिस्तान आ गया, फिर मैं काफ़ी साल यूएसएड वर्ल्ड बैंक के लिए काम करता रहा। फिर वो सब ख़त्म कर दिया, फिर अपनी ऑर्गेनाइजेशन शुरू कर दी। तो इस वक्त मैं अल्हम्दुलिल्लाह 6 मुख्तलिफ ऑर्गेनाइजेशंस को हेड करता हूँ, जिसमें एजुकेशन भी है, फाउंडेशन भी है, नॉन फॉर्मल एजुकेशन भी है, ट्रेनिंग सेंटर्स भी हैं, ई कॉमर्स में भी हम बहुत बड़ा काम करते हैं। और रिसेंटली अब जो हम काम कर रहे हैं वो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस पे काम कर रहे हैं। हम आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की मदद से प्रोग्राम्स बना रहे हैं जिससे डिजिटल मार्केटिंग होती है, स्कूल मैनेजमेंट होती है, यानी लाइफ के हर एरिया को आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस से कैसे इम्प्रूव किया जाता है। तो ये हमारा मोस्ट रिसेंट वेंचर है। अच्छा एक तारुफ थोड़ा सा मैं ऐड कर दूं अफजल साहब, राहिद अफजल साहब के बारे में, कि ये स्टोरी टेलिंग बहुत अच्छी सिखा सकते हैं और स्टोरी टेलिंग करते भी बहुत अच्छी है। ये इनका एक ये भी स्किल है। मैं हम दोनों भाइयों पे भी इन्होंने एक छोटी सी स्टोरी कराची में सुनाई थी, बाद में पहुंची। आर्ट ऑफ एंशिएंट लिटरेचर जो है वो स्टोरी टेलिंग ही होता था। हाँ हाँ।
तो बाकी सवाल जो है वो लेते हैं, फिर अब वापस आते हैं आपकी तरफ। अफजल साहब, जी शुमाइला, जी शुमाइला। जी शुमाइला। मेरी आवाज आ रही है? मुझे आवाज थोड़ी ब्रेक होके आ रही थी। जी आ रही है। अच्छा, मैंने सारे लोगों ने जो बात की बहुत अच्छा, सब लोगों ने अपना वो लाइफ के जो लेसन्स हैं बताए। और सबका आई थिंक सो कि एक ही उसका एक रक्स था कि अब जो है ना तमाम असबाब से आगे जो है ना जिंदगी वो एक हैप्पीनेस का नाम है, खुश होने का नाम है, खुश रहने का नाम है। तो मेरा ये तमाम जो हमारे पैनलिस्ट थे इनसे सवाल है कि इनके नजदीक खुशी है क्या? हैप्पीनेस मतलब मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं खुश हूँ भी कि नहीं खुश हूँ? मुझे तो कई दफा लग रहा होता है वो वाली जो है ना खुद शनासी, वो कैसे आती है कि जिसमें आपको लगता है आप खुश हैं या अच्छा आपका दिल शुमाइला, खुश है। जो सवाल का पहला हिस्सा था ना वो तो बड़ा मतलब अच्छा सवाल है आपका। अब जो अगला था ना वो बड़ा ट्रिकी है कि मुझे कैसे पता चलेगा कि मैं खुश हूँ। अब वो सेटिस्फेक्शन ज्यादा पे डिपेंड चैलेंजिंग हाँ, है। करता है बहरहाल देखते हैं सर। क्या क्या जवाब आता है। तो जी आपदा अभी पहले मैंने आपसे। पहले ही शुरू कर दिया, आई एम सो सॉरी अगर बाकी कोई कुछ कहना चाह रहा था। नहीं नहीं, कोई नहीं, आप करिए बात, ठीक है। बारी बारी सबसे सबसे पूछा है तो सबसे ले लेते हैं। जी आपदा। सेटिस्फेक्शन पे डिपेंड करता है। मेरे लिए खुशी ये है, और मेरे लिए खुशी जो है ना वो जो वो बीच वाली जो स्ट्रगल है ना, जैसे मैंने कोई टारगेट सेट किया है, और जैसे मैंने पहले ही बताया कि मैं हमेशा टारगेट आउट ऑफ द बॉक्स सेट करती हूँ क्योंकि मुझे चैलेंज करना होता है खुद को। तो फिर वो जो स्ट्रगल, जो वो जो बीच वाला रास्ता होता है ना, जो स्ट्रगलिंग वाला होता है, मुझे उसमें ज्यादा, मैंने नोट किया, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है, उसमें ज्यादा खुशी होती है, उसमें डेस्पिरेशन होती है, उसमें एक स्ट्रगल इन्वॉल्व होती है, उसमें बहुत ज्यादा ना, फिर आपका अल्लाह से भी कनेक्शन बन जाता है सब कुछ। फिर जब वो मंजिल मिलती है, मुझे लगता है कि वो खुशी मुझे उस मतलब ठीक है, खुशी होती है कि मिल गया जिसके लिए मैं कोशिश कर रही थी। क्योंकि जैसे मैं मतलब एक बस जिस एवरेज स्टूडेंट हूँ, एक एवरेज स्टूडेंट हूँ, लेकिन जिस चीज के पीछे पड़ जाऊं उसके पीछे पड़ी रहती हूँ कि नहीं मुझे अब ये करना है। एंड उस चीज तक पहुंचने के लिए मुझे बहुत बिल्कुल भी आसान नहीं होता, बहुत सारी रिजेक्शन फेस करनी पड़ती हैं। जैसे फॉर एग्जांपल मुझे डॉक्टरेट की जब एडमिशन लेना था, तो मैंने ऑल ओवर द वर्ल्ड 200+ ईमेल लिखी थी। और मुझे आखिर में फिर मेरे पास ऑल ओवर द वर्ल्ड में हर मतलब ऑलमोस्ट 8 एडमिशंस थे मेरे पास। मतलब अमेरिका में भी थे, ऑस्ट्रेलिया में भी था, कनाडा कनाडा से मुझे वो था, सिर्फ कॉन्सेंट था, और यूके से भी एडमिशन था, और यूरोप में भी था। तो वो मेरा कहने का मतलब ये है कि मुझे उस जो मैं स्ट्रगल करती हूँ ना, जब मैं इन्वेस्ट कर रही होती हूँ अपनी एनर्जी, वो स्ट्रगल और वो जो डेस्पिरेशन होती है, जब अल्लाह के साथ एक कनेक्शन बना होता है, मुझे उसमें ज्यादा मजा आता है। ठीक है, एंड फ्रूट भी बहुत मजे का होता है, लेकिन वहां पे फिर एक नई स्ट्रगल शुरू हो जाती है, एक नई जर्नी शुरू हो जाती है। तो वो इतना इथेरियल सा कॉन्सेप्ट है ना वहां पे, वो जो आपको मिलने वाला कॉन्सेप्ट है कि बस मुझे मंजिल मिल गई है, वो इतना इथेरियल है ना कि मतलब मिलते साथ ही गायब हो जाता है। तो मुझे कभी भी नहीं लगा कि मुझे मिल के जब मंजिल मिलती है उसमें ज्यादा खुशी होती है। मुझे मंजिल तक पहुंचने में वो जो रिजेक्शन है, डेस्पिरेशन है, स्ट्रगल है, वो चीज मुझे उसमें, और जो सेटिस्फेक्शन है जब गिरती हूँ, रिजेक्शन आती है, रोती हूँ, दोबारा अल्लाह के सामने जाती हूँ, फिर से अपने आप को खड़ा करती हूँ, देन ओके आई नीड दिस, बस ये तो मुझे वसूल करना ही, अब मुझे अचीव करना है क्योंकि मैंने ये टारगेट सेट किया है। तो मुझे उसमें ज्यादा मैंने नोट किया है अब तक की 32 ईयर ऑफ लाइफ में, सून गोइंग टू बी 33, कि मुझे इसमें ज्यादा खुशी होती है। वाह जबरदस्त। उसके बाद किससे पूछे? हुमैरा से पूछे। जी हुमैरा, यही सवाल आपके लिए। जी एग्जैक्टली पहली बात तो ये है कि खुशी का मतलब ये नहीं है कि इंसान इंसान का मूड एक जैसा रहे। दुनिया में कोई भी इंसान ऐसा नहीं है जिसका मूड हर टाइम एक जैसा रहे, चाहे आप दुखी इंसान हो या खुश इंसान हो। मूड आपके हर दिन में कई मर्तबा बदलेंगे। खुशी, आप खुश हो कि नहीं, इसका मतलब ये है कि आप कंटेंटेड कितने हो अपने साथ। उसकी कुछ निशानियां हैं। नंबर 1 निशानी ये होती है कि आप टॉक्सिक नहीं होते। दूसरों की खुशी देखकर आपको फिर खुशी होती है। अभी जैसे आपदा बात कर रही थी ना कि आई नीड दिस अचीवमेंट, ये सब पॉजिटिव चीजें हैं। फुल कोशिश करो अपने लिए जितना कर सकते हो। अब इसमें इफ यू आर हैप्पी, और अगर आप अपने आप के साथ रिलैक्स्ड हो, खुश हो, तो
वो अचीवमेंट आपकी अपनी होगी, इस दौरान किसी और को मदद की जरूरत होगी आगे बढ़ने के लिए, तो आप उसकी भी मदद कर रहे होंगे। लेकिन अगर आप नेगेटिव हो और व्हेन यू आर अनहैप्पी विद योरसेल्फ, तो फिर आपकी अचीवमेंट ये होगी कि मैं उसकी टांग खींचूं, मैं उसको आगे ना जाने दूं और मैं खुद आगे जाऊं। फिर वो इनसिक्योरिटी और इस तरह बहुत सारी नेगेटिव आपके बिहेवियर्स पैदा होते हैं। ठीक, बिल्कुल सही। रायत साहब ही हैं पैनल में, बाकी दो तो नहीं है। जी रायत साहब। सर सबसे बड़ा तो जाहिर है ये तो मेरी फील्ड है, सही है, ये मेरी ब्रेड एंड बटर है, ये जो टॉपिक डिस्कस हो रहा है। तो बेसिक बात मेरा ख्याल है आज इस सेशन में सब लोग अगर समझ लें तो खुशी बजाते खुद कोई चीज नहीं होती, हैप्पीनेस कुछ नहीं है। हैप्पीनेस सुकून की बाय प्रोडक्ट है, जिसको कुरान नस्फुल मुतमइन्ना बोलता है ना, इत्मीनान सुकून की बाय प्रोडक्ट है। तो जाहिर है कोई साइकोलॉजिस्ट है, तो जैसे मैं हूँ तो मैं तो जाहिर है, और मेरी फील्ड के जितने लोग हैं जो इसमें ट्रेंड है, वो तो आप लोगों के फेसेस देखेंगे तो आपको बता देंगे कि 1 to 5 में आप कितने सुकून में हैं। और उसकी भी जरूरत नहीं है, सिर्फ आपकी आवाज सुनेंगे तो आपको बता देंगे आप कितने सुकून में हैं। सुकून में इंसान जब होता है तो वो खुश होता है, बॉटम लाइन ये है। अब असल सवाल ये है कि सुकून कैसे अचीव करना। नंबर 1, सुकून अचीव कैसे करना है। देयर इज सो मेनी एक्टिविटीज, नमाज से लेके, योगा से लेके, सिंगिंग से लेके, राइटिंग तक, एंड एक्सरसाइज एंड एवरीथिंग। so many things that can lead you to सुकून, पीस। एक छोटा सा टेस्ट मैं भी आप लोगों को बता देता हूँ कि जिससे आप कम से कम ये अंदाजा लगा सकते हैं कि आप कितने सुकून में हैं। और जो सुकून से हैप्पीनेस आपको मिलती है ना, आपने उसको परसू करना है। बिजाते खुद अगर आप हैप्पीनेस को तलाश करेंगे ना, यकीन जानिए लाइफ के एक हिस्से पे पहुंच के आप फ्रस्ट्रेटेड भी होंगे, आपको एंजाइटी भी होगी, आपको डिप्रेशन भी होगा। 100% आपने सुकून को परसू करना है। हर वक्त आपने अपनी जात को सुकून में रखना है। और आप इस वक्त कितने सुकून में हैं या किसी भी टाइम में कितने सुकून में रहते हैं, मैं आपको एक छोटा सा भी टेस्ट बताने लगा हूँ। ठीक है, आप ऐसा कीजिए, सब लोग अपने हाथ को देखिए, जरा सा थोड़ी सी अपने फिंगर्स खोल के, ऐसे मैंने किया ना, सब लोग अपने हाथ को देखें और उसको लॉक कर लें। जहां जहां आपका हाथ है ना, अपने हाथ को खोलेंगे और उसको लॉक कर लीजिए। और फिर मैं आपको बताता हूँ सुकून कैसे कैलकुलेट करते हैं। अल्लाह ताला ने सुकून का एक मीटर हम सब के साथ लगा के भेजा हुआ है, और आज मैं आपको बताने लगा हूँ कि वो मीटर क्या होता है। अब आप अपने हाथ को खोलिए, ऐसे सब लोग ऐसे खोलें, ऐसे खोलें अपने हाथ को। सबने खोल लिया? अच्छा, अब मैं आपके सामने अपना हाथ करने लगा हूं, और आपने ये जो सर स्पेस है ना, ये फिंगर, इसको और अपनी फिंगर को कंपेयर करना। आप ये देखिए, मेरी छोटी फिंगर ये वाली और ये बड़ी फिंगर, बिल्कुल उसके बीच में जो स्पेस है ना, वो एक यूनिफॉर्म है। जितनी नीचे स्पेस है उतनी ऊपर स्पेस है, एक लाइन बन रही है। और आप देखिए, आप सब में वी बन रहा है। ठीक, नोट करें, वी बन रहा है ना। आप में से किसी का भी हाथ वैसा नहीं है जैसे मेरा। मेरी ये फिंगर ये बिल्कुल स्ट्रेट है इसके साथ, और आप सबकी फिंगर यूं है। नोट करें आप, आपकी ये फिंगर जितनी ओपन होती जा रही है ना, उतने आप पे एंजाइटी ज्यादा है। तो दिन के किसी भी टाइम में आपने बस यूं करना है कि यूं हाथ अपना खोलना है और देखना है कि ये फिंगर आपकी, ये वाली फिंगर आपकी बाकी फिंगर से कितना फार है। जितना ये डिस्टेंस ज्यादा है उतना आप में एंजाइटी ज्यादा है, उतना आप बेसुकूनी का शिकार है। और बस आप अपने आप को सुकून में फिर लाने की कोशिश करें, और से आपको हैप्पीनेस मिलेगी। तो जी शुमाइला, आपको एक फार्मूला भी मिल गया, आप तो चेक करने का। वो ना मेरी इंटरनेट का शायद इशू है, मैं आपसे दोबारा सीखूंगी ये वाला फॉर्मूला। डॉक्टर शाजिया कुछ पूछना चाह रही है। जी जी डॉक्टर शाजिया। जी बहुत शुक्रिया आप सबका, पैनलिस्ट का। सर मेरी आवाज क्लियर आ रही है आपको? बिल्कुल आ रही है।
अच्छा होता है, ठीक है। अच्छा, मेरे कुछ सवाल हैं और मतलब मेरे 3-4 सवाल हैं। एक तो कमेंट है और 3 सवाल हैं मेरे। एक, जब हम खुद शनासी की बात करते हैं, ये किसी के भी ऊपर कमेंट नहीं है, जनरली जब हम बात कर रहे हैं तो जो चीजें मुझे नजर आ रही हैं शायद थोड़ा सा क्रिटिकल भी लगे, क्योंकि शायद हम क्रिटिकल थिंकिंग की बात भी कर रहे हैं। तो एक तो जब हम खुद शनासी की बात करते हैं, और एक जगह जैसा सबूत ने अभी बात की कि जो मैं 10 साल पहले था, 20 साल पहले था, आज मैं वो नहीं हूँ। तो खुद शनासी का फिर मतलब क्या है? जब इंसान खुद ही बदल जाता है तो किसी भी पॉइंट पे, मतलब अगर आज मैं अपने आप से शनासा हूँ इन सम वेज कि मैं क्या सोचती हूँ, नहीं सोचती, तो ये तो फ्यूचर में बदल जाएगा ना। सो ये प्रोसेस, क्या हम इसको कैसे लेके चलते हैं? दूसरा सवाल ये है कि थोड़ा सा मुझे ऐसी वाइब्स आई कि मुझे लगा कि बाउंड्रीज बहुत खिंची हुई हैं अपने दरमियान और औरों के दरमियान। तो बड़ी मुश्किल हो जाती है जिंदगी। आसान उनके लिए जो बाउंड्रीज खींच देते हैं, बड़ी मुश्किल उनके लिए जो बाउंड्रीज खत्म करते हैं। लेकिन शायद से इंसानियत शुरू वहां से होती है जहां हम वो बाउंड्रीज खत्म करते हैं। तो जो एक कॉम्पिटिटिव स्पिरिट है ना, और कि मैं मेरी खुशी या समहाउ मैं होल बना लूं अपने इर्द गिर्द और अपने आप को सेव कर लूं, एथिकली बहुत प्रॉब्लमैटिक है। इस वजह से मेरे सारे सवाल सर वो वहीं से शुरू होते हैं, क्योंकि मेरी सोच वहीं पे घूमती रहती है। और आखिर में मेरा ये सवाल होगा कि सर, क्या जिंदगी सिर्फ सूदो ज़िया के सौदे ही हैं? क्या मैंने हमेशा ही अपना फायदा करना है? और अगर मेरा फायदा होता है तो नुकसान किसका होता है? कुछ चीजें शायद हम अगर अनलर्निंग का भी एक प्रोसेस है, बहुत सारी चीजें हम ऐसी भी लर्न कर लेते हैं जो शायद हमें कभी लर्न नहीं करनी चाहिए। तो जिंदगी में भुलाना भी बहुत जरूरी है। तो अगर मैं नहीं भुला सकती और वो ही चीजें मैं साथ लेके आगे जाऊंगी, तो तब भी मेरी जिंदगी बहुत मुश्किल हो जाएगी। और शुमाइला की बड़ी अच्छी, शुमाइला ने बात की और की ना, हम बच्चों की जब अपनी क्लास यही से शुरू करते हैं कि जिंदगी का मकसद क्या है, और हम ये कहते हैं, ग्रीक्स के जमाने से कॉन्सेप्ट है यूडाइमोनिया का, कि हम सब खुशी तलाश करने आए हैं ना दुनिया में। लेकिन खुशी पता कैसे चलेगी? शायद शुमाइला, खुशी तब पता चलती है जब वो खो जाती है, तभी आप उसको महसूस कर सकते हैं, तभी आपको उसकी अहमियत का पता चलता है। और जिस दिन वो खो गई ना, तब आपको पता चलेगा ये मेरी खुशी का हिस्सा था। तो मेरे से 3 सवाल है। एक तो मेरा कमेंट था, और बस अगर इसके जवाब मिल जाए, बहुत शुक्रिया। जी जनाब, किससे सब से जो भी दे दे जवाब, या किसी खास पैनलिस्ट से? सर जो भी जवाब देना चाहे। तो रायद अफजल साहब से शुरू करते हैं पहले। जी राज साहब। सर सवाल क्या है? डॉक्टर शाजिया, क्वेश्चन जो है ना वो दोबारा जी दोहराइए। सर, मेरा सवाल सिर्फ ये है कि जो हम अपनी जात और औरों के दरमियान जब वो। डॉक्टर शाजिया, जी सर। आप सवाल जी बारी बारी करते हैं। हमारी यादाश्तें बहुत खराब हो गई हैं ये इंटरनेट की वजह से, जिसको राज साहब भी बहुत चले बारी बारी पूछते जी। अच्छा चले, मेरे ख्याल में सबूत तो जा चुके हैं, तो वो खुद शनासी वाला सवाल शायद मैं भी रहने ही दूं। मैं सिर्फ 2 सवाल कर लेती हूँ। ये जो हम अपने और औरों के दरमियान बाउंड्रीज खींचते हैं ना सर, और ये हम सोचने लगते हैं कि जैसे मैं औरों की जात से अलग हूँ, मुख्तलिफ हूँ, तो हम अपना जो मोरल कंसर्न्स का दायरा है ना, वो बहुत तंग करते जाते। मतलब फिर तो सिर्फ मैं ही अच्छा इंसान रह जाऊंगा, फिर मैं ही बेहतरीन हो जाऊंगी, और मतलब सारी कोशिशें मेरी मेरी तरफ डाइवर्ट हो जाएंगी, मेरी अपनी सर्वाइवल के। और ये बहुत बड़ा प्रॉब्लम है अगर हम कलेक्टिव लिविंग की जब बात करते हैं। और फिर इसी से शायद राइज करते हैं हम दूसरा सवाल कि जिंदगी अगर सिर्फ फायदे और नुकसान का नाम है, और अगर हम सारे मुसलसल इस कोशिश में लगे रहेंगे सिर्फ हमारी जात को फायदा पहुंचे, तो शायद कहीं हमें ये भी सोचना चाहिए कि अगर हमें फायदा पहुंच रहा है तो नुकसान हम किसका क्रिएट करें। मुकम्मल फायदा क्रिएट करना तो बहुत बहुत मुश्किल काम है। सो समहाउ ये जो बहुत कॉम्पिटिटिव स्पिरिट मुझे जरा नजर आई, इस वजह से मैं सवाल कर रही हूँ कि क्या क्रिटिकल थिंकिंग, क्या हमें अपने लाइफ के लेसन्स के बारे में थोड़ी सी उस पर भी नहीं अप्लाई करनी चाहिए कि क्या हमने लर्न किया और क्या इसको अनलर्न कर देना चाहिए? चलो दोबारा से कोशिश कर लेते हैं, दोबारा से कुछ नुकसान उठा लेते हैं, दोबारा से कोई नए रास्ते बन, तो शायद वो मुझे प्रोसेस लगा कि वो बहुत महदूद हो गया है। बस ये सवाल है या कमेंट है, अब जैसे आप चाहें इसको लें सर। गुड गुड, एक्सीलेंट। जी राज साहब। सर इकबाल कहता है, इकबाल की बड़ी मशहूर पोएम है ना, यार दिल मुस्लिम को,
तो उसका एक शेर है और वो बड़ा खूबसूरती से इनके इस पूरे सवाल का जवाब देता है। तो वो कहता है कि बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो। और वही सर वो भूल के थोड़ा सा गुनगुना के मैं आपको बताता हूँ कि वो कैसे। बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, बेलौस मोहब्बत हो, बेबाक सदाकत हो, सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे, यारब दिल मुस्लिम को वो जिंदा तमन्ना दे। तो बेलौस मोहब्बत हो हमारी सर। मैं इस सो अपसेटिंग कि किसी की भी मोहब्बत को नोट कर लेना, इवन माजरत के साथ हमारे माशरे में माँ की अपने बेटे से जो मोहब्बत है वो भी ये गर्ज है अब बेलौस नहीं रही कि बुढ़ापे में ये मेरा सहारा है और ये मेरी एक तरह से इंश्योरेंस पॉलिसी है। और सीनों में उजाला कर दिल सूरत मीना दे के जो मेरे पास है ना, वो मैं मीना की तरह, यानी मीना कहते हैं जग को ना, कि जग की तरह बस दूसरों को ढेल दूं, दूसरों को मैं बांटता चला जाऊं। तो पहला मसला तो हमारा ये है कि हमारी बेलौस मोहब्बत नहीं है और इसमें हमें प्रैक्टिस करने की जरूरत है। मैं दिन में मेरे ख्याल है 10 दफा तो खुद प्रैक्टिस करता हूँ कि इफ आई एम गिविंग अ फेवर टू समबडी, I just want to make sure that I'm not going to get anything back from that person. And it's very difficult in today's age and time. तो एक तो ये बात है, और दूसरा आप जो सूदो ज़या की बात कर रही है ना, देखें शेर में वो यही कह रहा है ना कि भर कर अंदेशाए सूदो ज़या जिंदगी, वो एग्जैक्टली वही बात कर रहा है कि जो आप समझ चुकी हैं और आप कहती हैं कि हम सूदो ज़या के चक्कर में पड़े हुए हैं। और वो 100 साल से बंदा हमें एक बात समझा रहा है कि बरतर अंदेशाए, go higher than the balance sheet. Don't just keep within the numbers and profit and losses and उन्हें मेरे लिए किया तो मैं उधर लिए किया। ये जो शादी पे सलामियां हम दे रहे हैं और फिर काउंट कर रहे हैं कि हमने तो उन्हें 1000 रुपए दिए थे और वो हमारी शादी पे आए और 2000 रुपए दिए। We need to go above and beyond that. तो फिर हम सुकून में आएंगे। उससे पहले हम सुकून में, हमारा सर माशरा वी हैव टू एक्सेप्ट बहुत बेसुकूना माशरा है। और ये मैं दोबारा अपनी बात रिपीट कर रहा हूँ, जब तक आप खुशियां तलाश कर रहे हैं ना, आप बेसुकूनी तलाश कर रहे हैं, आपको बेसुकूनी मिलेगी। जब तक आप खुशी तलाश कर रहे हैं आपको बेसुकूनी के अलावा कुछ नहीं मिलेगा। ये बात नोट कर लीजिए। ठीक, थैंक यू जी। हुमैरा और फिर आपदा से यही सब। जी हुमैरा। जी अच्छा, पहले तो मैं बाउंड्री की बात करूंगी कि बाउंड्री हर इंसान की होती है, थोड़ी मुख्तलिफ मगर हर इंसान की होती है। बाउंड्री जो है वो अपनी वेलबींग और दूसरों की वेलबींग के लिए भी बहुत जरूरी। जब हम वेलबींग की बात करते हैं तो वो कोई सेल्फिश होना नहीं होता। अभी मैं अपने पर्सनल एक चीज शेयर करना चाहूंगी, वो इस चीज को बेहतर तरीके से एक्सप्लेन करेगी, ठीक है। जब कोविड-19 स्टार्ट हुआ था 2019 में, तो मैं एक सही मतलब मैंने डिप्रेशन फेस किया और बहुत सिवियर किस्म का डिप्रेशन फेस किया। उसका सबसे बड़ा नुकसान क्या हुआ कि सब जिनसे मैं मोहब्बत करती हूँ या ये कहें जो मुझसे मोहब्बत करते हैं, सबसे बड़ा नुकसान, बिकॉज आई बिकेम सो एग्रेसिव एंड सो टॉक्सिक। सबसे ज्यादा तकलीफ मैंने उनको देना शुरू की जो एक्चुअली मेरे साथ अच्छे थे। जब मैंने अपनी वेलबींग का डिसाइड किया कि नो आई हैव टू, उससे सबसे पहले फिर मैंने क्या बाउंड्री अपनी की कि जो अब हर एक की चीज मुझे अपने ऊपर तो नहीं लेनी, तो जो मुझे लग रहा था कि जो उसमें ऐड इन करते हैं, जो मेरी उस सिचुएशन में ऐड इन करते हैं, उसके दरमियान मैंने बाउंड्री कैसे क्रिएट करनी है। और इसमें सेल्फ अवेयरनेस भी आती है, जो कि एक दिन, एक हफ्ता, एक महीने की बात नहीं होती है। जब तक हम जिंदा हैं ये चलती ही रहेगी। और उसमें ये भी होता है कि जैसे मैंने ये महसूस किया कि मैं तो आजाद बन रही हूँ। ये जब मैंने अपनी वेलबींग का सोचा तो सबसे पहले मैंने यही सोचा कि दूसरों के लिए अजाब तो नहीं बनना। इंसान की जिंदगी का मकसद तो ये नहीं होता कि आप जब मरो तो दूसरे सुकून का सांस ले, बहुत बहुत बड़ा नुकसान होता है। तो मेरी वेलबींग के बाद आई बिकेम अ वेरी गुड ह्यूमन बीइंग। ये तो खैर मुझे नहीं कहना चाहिए, लेकिन
मैं उन लोगों के लिए मेरे रिश्ते खूबसूरत हो गए, मेरी प्रोफेशनल लाइफ में मेरी चीजें खूबसूरत हो गई, लेकिन मैं बाउंड्रीज का इसलिए ख्याल रखती हूँ कि जहां मेरी वेलबींग कॉम्प्रोमाइज होगी, पहले बर्दाश्त होता होता है, आप सब लोग करना, ये अगर आप बर्दाश्त करते हो डॉक्टर शाजिया, आपकी जिंदगी में भी एकदम किसी दिन आप फट पड़ोगी और वो फिर बहुत खतरनाक होगा, वो कुछ भी हो जाएगा जो आप नहीं चाहती हो। तो क्रिटिकल थिंकिंग का मैंने आपको बता दिया है। अच्छा, जब जब भी कोई ऐसी सिचुएशन हो जिसमें गड़बड़ हो जाए प्रोफेशनल या पर्सनल लाइफ पर, तो मैंने ये डेवलप किया, मैं सोचती हूँ मेरी मिस्टेक कहाँ थी, इससे जो मेरी जिंदगी चेंज हुई है और आसान हुई है और खूबसूरत हुई है। क्योंकि अक्सर मैं देखती हूँ कि मेरी मिस्टेक थी, यही बात मैं किसी और तरीके से कर सकती थी कि अगला समझ भी जाता और ये वाले कॉन्सिक्वेंसेस भी ना होते। अभी ये जो सर राइट है ना, जैसे अभी आपने कहा कि खुशी तब पता चलती है जब गुम जाती है, मुझे मेरी खुशी तब पता चली जब मिली। और वो खुशी क्या थी? वो सुकून था। खुशी कोई मटेरियलिस्टिक चीज नहीं थी कि मुझे महल मिल गया या कोई बड़ी चीज मिल गई, बट अल्हम्दुलिल्लाह वो सुकून था। जब मुझे मिला तो मुझे पता चला कि माय गॉड, अच्छा लाइफ कैन बी दिस ब्यूटीफुल, कि अब जब मैं खाती भी हूँ तो मुझे एक एक नवाला मजेदार फील होता है, मैं मौसम को फील करती हूँ, मैं अपनी जिंदगी की हर, अल्लाह ने बड़ी नेमतें अता की हैं हर एक को, बहुत कुछ दिया है, बहुत कुछ नहीं दिया है, ऐसा ही है, ऐसा ही रहेगा। तो जो कुछ मुझे दिया है मैं वो बड़ा इंजॉय करती हूँ अब, क्योंकि मुझे सुकून है। ऐसा नहीं है कि लाइफ चेंज हो गई, ऐसा नहीं है कि जो खोया वो वापस मिल गया, मगर मुझे सुकून मिला, एंड एक्चुअली सुकून है, खुशी थी। तो वो सर वाली बात बिल्कुल दुरुस्त है, मुझे तब पता चला कि खुशी क्या है, सुकून क्या है, जब वो मुझे मिला। थैंक यू। ठीक, थैंक यू वेरी मच जी। आप हाँ डॉक्टर शाजिया, मुझे पहला पॉइंट, हाँ बाउंड्रीज, आई गेट योर पॉइंट वेयर यू आर सेइंग कि मतलब बाउंड्रीज डिसमेंटल करने की जरूरत है, क्योंकि हम इस तरह की फैमिली से ताल्लुक रखते हैं। मतलब आपने देखा, पता नहीं आपको पता ही होगा, जो पठान लोग होते हैं वो बड़ी सी बड़ी इस तरह अब्बुओं के कजन्स, और वो पीछे से सारे तब तक अब तक मिल जुल के रहने वाले, और फिर कहते हैं खानदान बना हुआ है, खानदान बना हुआ, और ये। लेकिन बाउंड्रीज जितनी डिसमेंटल करने की जरूरत है, उतनी ही बाउंड्रीज को खड़ा भी करने की जरूरत है, क्योंकि बाउंड्रीज डिसमेंटल भी होनी चाहिए इफ यू रियली वांट टू लिव टुगेदर विद हैप्पीनेस विद। लेकिन फिर बाउंड्रीज को फिर आपको खुद ड्रॉ भी करनी पड़ती हैं इफ यू रियली वांट टू लिव हैप्पीली एंड वांट अदर्स टू लिव हैप्पीली। क्योंकि अगर आप ये नहीं करेंगे कि, ये मेरा अपना पर्सनल एक्सपीरियंस है, क्योंकि मैं एक ऐसे ऐसे घर से ताल्लुक रखती हूँ ना, जहाँ पे सब वो मिल के हाँ खानदान टूटना नहीं चाहिए, खानदान टूटना नहीं चाहिए। लेकिन मुझे पता है कि खानदान तो नहीं टूट रहा, लेकिन दिलों में नफरतें बढ़ रही है ना, क्योंकि बाउंड्रीज नहीं है। तो बाउंड्रीज जितनी डिसमेंटल करने की जरूरत है, जैसे हमारे फैमिलीज में डिसमेंटल कर रहे हैं, डिसमेंटल जरूरत है, ठीक है, हाँ, क्योंकि हमारे यहाँ फैमिली सिस्टम, अब जो फैमिली यूनिट है वो दबा हो रहा है, जो कि एक अच्छी चीज नहीं है, क्योंकि अब जिस सोसाइटी में मैं रह रही हूँ वहां पे मैं देख रही हूँ कि कितना अब बच्चे सफर कर रहे हैं। लेकिन ऑन द अदर हैंड मुझे लगता है कि बाउंड्रीज ड्रॉ भी करने की जरूरत है इफ यू रियली वांट टू लिव हैप्पीली सेटिस्फाइड हैप्पी लाइफ, एंड यू वांट अदर्स जिससे आप मोहब्बत करते हैं, उनको भी आप चाहते हैं कि वो भी सुकून से रहें, जैसे कि हुमायरा करीम ने बड़ी अच्छी एग्जांपल दी है। और यही चीज मैंने इस सोसाइटी में देखी कि इस सोसाइटी में मतलब मैंने ये देखा है कि मेरा जो ये जो बहुत ज्यादा नहीं रही मैं यहाँ पे, ये मेरा 7th ईयर है यूके में, लेकिन मैंने देखा है कि दोनों सोसाइटीज एक्सट्रीम पर हैं। एक वो पाकिस्तानी सोसाइटी, अगेन मैं आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट द होल पाकिस्तान, आई एम टॉकिंग अबाउट इन द वेरी स्मॉल ऑफ माय ओन बैकग्राउंड, जिसमें मैं पली बड़ी हूँ, कि वहां पर ना बस नहीं 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 बस खानदान जुड़ा हुआ हो, जैसे बस इस तरह इस तरह इस तरह बस। लेकिन फिर जब मैं यहाँ आती हूँ तो ये फिर एक और एक्सट्रीम है, जहाँ कोई खानदान का कॉन्सेप्ट नहीं है, कुछ भी नहीं है। और फिर देखने में क्या है कि वो भी वहां दिलों में नफरतें बढ़ रही हैं, और यहाँ कोई है ही नहीं कि कोई बंदा उसके साथ कोई बैठ के अपनी एक परेशानी शेयर कर ले। तो मतलब दोनों एक्सट्रीम की वजह से दोनों सोसाइटी डिसइंटीग्रेशन में जा रही हैं, क्योंकि दोनों ही एक्सट्रीम पर है। फिर यहाँ पे वो इस्लाम का कॉन्सेप्ट जो है ना म्याना रवि का, वो सिर्फ कहीं पैसों की हद तक नहीं है कि बस आप पैसे म्याना रवि में कमाएं, या आप, वो हर चीज में है, हर चीज में। ये चीज मैंने यहाँ नोट की है कि वो हर चीज में म्याना रवि हमें हर चीज में कही गई है
फ्रॉम आवर लाइफस्टाइल टिल एवरीथिंग, तो म्याना रवि। और वो चीज मुझे अब इन दो सोसाइटीज में कंटिन्यूस ट्रैवल करने के बाद पता चला है कि दोनों सोसाइटी डिसइंटीग्रेशन का शिकार है। उसकी वजह यह है कि दोनों एक्सट्रीम में है, दोनों के दरमियान में वो एक बैलेंस वो नहीं है। एक ये, और दूसरा जो आप खुद शनासी की बात करें, मैं इतनी बड़ी तो नहीं हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं भी चेंज हुई हूँ। तो मुझे लगता है कि इसको हम इस दूसरे तरीके से ये देख सकते हैं कि वो हम ग्रो कर रहे हैं ना, हम इवॉल्व कर रहे हैं, हम चेंज नहीं हो रहे, हम ग्रो कर रहे हैं, हम इवॉल्व कर रहे हैं। और वो एवोल्यूशन तभी बेहतर है कि आप बेटर टू बेटर हो। मुझे लगता है कि मैं ये तो नहीं कहूंगी कि मैं बहुत ही आला किस्म के इंसान बन गई हूँ, लेकिन मुझे लगता है कि मैं बेटर, आई एम लिविंग अ बेटर लाइफ देन द प्रीवियस डे। तो वो चीज मुझे लगती है कि कुछ शनासी जो चेंज हो रहा है, बिल्कुल चेंज, नथिंग इज परमानेंट एक्सेप्ट चेंज इन दिस वर्ल्ड, लेकिन वो ग्रो कर रहा है, वो इवॉल्व होता जा रहा है, मुझे ये लगता है कुछ शनासी का। थैंक यू डॉक्टर आबदा। और आयशा खान कोई सवाल करना चाह रही हैं। जी आयशा, आयशा आर यू देयर? अस्सलाम वालेकुम सर। जी सर। जी आयशा, आयशा आपके माइक में नॉइज क्या है? जी सर। एक जो है ना बहुत हेलो सर, आप मुझे सुन पा रहे हैं? हाँ, आपको भी सुन रहे हैं, बैकग्राउंड से जो शोर आ रहा है उसको भी सुन रहे हैं। जी ओके बोलिए, सर। बोलिए प्लीज। आयशा बोलिए। सर जी सर। सर एक्चुअली मेरा क्वेश्चन मैम आपदा से ये था कि मैं पीएचडी करना चाह रही हूँ यूके से, अगर वो मुझे इस बारे में कोई गाइडलाइन देना चाहें। और सर रायद अफजल साहब अगर वो भी यूएसए में रहे हैं, तो मैं एक्चुअली अब्रॉड से पीएचडी करना चाह रही हूँ, तो वो मुझे अगर गाइडलाइन दें इस बारे में। सवाल तो फिर ना हुआ आपको, सर मैं मतलब इसके लिए आपसे ही मतलब कह सकती हूँ, क्योंकि मुझे बहुत ज्यादा लोग इसके लिए अप्रोच करें, इवन मुकालमा से भी मैंने आपको बताया था कि अप्रोच किया था। तो उसके लिए मतलब मुझे पता है कि मुकालमा में बहुत सारे छोटे बच्चे हैं, स्टूडेंट हैं। सो आई डोंट माइंड गिविंग देम अ सेशन टू जस्ट टू गाइड देम, क्योंकि मैं लोगों को गाइड करती रहती हूँ। लेकिन उसके लिए इन लोगों को अप्रोच करना होगा वाया ईमेल, नॉट व्हाट्सएप, क्योंकि मैं व्हाट्सएप पे बिल्कुल भी इतनी वो नहीं होती, एक्टिव नहीं हूँ। लेकिन आई डोंट माइंड, तो अगर आप अगर अगर हो सके तो आप एज यू विश, बिकॉज डेफिनेटली यू आर द वन हु कैन डू दिस। आप अगर अरेंज करना चाहें, इफ एनीबडी इज इंटरेस्टेड, मैं मतलब आई एम रेडी टू गिव देम, टू गाइड देम, क्योंकि मुझे काम करने की वजह से खुद, चूंकि मेरे पास कोई कंसल्टेंट नहीं था कि मैं पे करती या उनको या उनसे करती, मैंने बहुत ऐसे सीखा है कि वो जो दीवार पे सर टकरा टकरा के ना काले अंधेरे में, तो इस वजह से मुझे तकरीबन सिस्टम का पता है कि यूएस में कैसे करना है और इधर कैसे करना है। तो आई डोंट माइंड गिविंग देम एनी सेशन। ठीक। आयशा, आयशा, आयशा जी आपने सर। आयशा आपको याद है आपने ने बताया था कि उन्होंने 200 ईमेल्स लिखी थी जब वो परस्यू कर रही थी अपने स्कॉलरशिप के लिए, एडमिशन के लिए। तो जी आपके सर। लिए आसान ये है कि आपने सिर्फ एक ईमेल लिखनी है आपदा के नाम पे, ओके। ठीक है? तो आपको ओके आपके सर। सवाल, ठीक है? ठीक है सर, थैंक यू सो मच। थैंक चलो, यू मैम। मैं आपको ईमेल दे दूंगा, ठीक है? ओके सर, थैंक यू। हाँ। और किसी का कोई कमेंट, कोई सवाल? हमारा टाइम भी ऑलमोस्ट हो गया, तो अगर कोई कमेंट, कोई क्वेश्चन नहीं है तो फिर हम इसको कंक्लूड करते हैं। मैं एक बात करना चाह रहा था। जी साथ। एक बात है मेरी क्यूरियोसिटी कैप्चर की हुई है जब से वो रायद अफजल साहब ने सुकून का फॉर्मूला बताया है। सब मुझे नींद आती है, मैं गया ना पूछता सर तो इसको थोड़ा एलेबोरेट कर दें, इसकी जो पिलर्स हैं वो थोड़े रैशनल हैं, एम्पिरिकल पिलर्स हैं, कोई थोड़े फिलोसफिकल हैं सर, क्योंकि बड़ी डिफरेंट सी बात है जो पहली बार सुनी है। तो इस फॉर्मूले को थोड़ा सा एलेबोरेट कीजिएगा, किस तरह आप पहुंचे हैं सर इस पे। थैंक यू। जी राइट अच्छा, क्या पूछ रहे हैं एग्जैक्टली? सर। क्या क्या है? वो सर मैं पूछ रहे हैं, मैं ट्रांसलेट कर देता हूँ। हम एज फेलो हैं तो हमें एक दूसरे की बात शायद ज्यादा बेहतर समझ। वो पूछ रहे हैं कि ये जो सुकून का फार्मूला आपने दिया है, इसकी बेसिस क्या है? मतलब ये रैशनल है या क्या है, फिलोसॉफिकल है, स्पिरिचुअल है, व्हाट एवर इट इज। दिस इज योर क्वेश्चन साथ? एग्जैक्टली सर, दैट इज एग्जैक्टली माय क्वेश्चन। जी 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 राज साहब।
देखिए ये हर पर्सन के लिए डिफरेंट है ना, ये आपने जितनी चीजें बोली है ना ये सब है, और इसमें से ये हर एक के लिए डिफरेंट है। मिसाल के तौर पे आपका क्या नाम है? साद। साद, आपको जैसे सुकून हासिल करना है ना, तो आपको सोशल प्रेशर में से निकलना पड़ेगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। आपको अपने रिश्तेदार, अपने दोस्त और आसपास के लोग और बिलखुसूस उनके कमेंट्स जो है ना वो अपने जहन में से निकालने होंगे, वरना आपको सुकून नहीं मिल सकता। ठीक है, तो मैं इस तरह सबके बारे में बता सकता हूँ कि किस किस के सुकून के सामने कौन सी दीवार खड़ी है, वो दीवार आपने गिरानी है और दूसरी तरफ आपको सुकून मिलेगा। तो ये एक तरह की सेल्फ स्टडी है कि आप देखें कि मुझे सुकून हासिल करने के लिए कौन सी दीवार है, क्योंकि सुकून एक नेचुरल स्टेट है ना, हम बाय नेचर सुकून में रह सकते हैं, रहना चाहिए। अगर हम उसमें नहीं रह रहे तो हम एक आर्टिफिशियल वर्ल्ड में कहीं आ गए हैं। तो वो बैरियर्स कौन कौन से हैं ना, हमें उनको गिराना होता है। वो एक सेल्फ स्टडी है, ये सेल्फ डिस्कवरी जिसकी बात हो रही है ना, सेल्फ एनालिसिस की, वो ये है। तो वो कोई साइकोलॉजिस्ट तो किसी के बारे में बहुत अच्छी तरह कर लेता है, लेकिन आप अपने सबसे अच्छे साइकोलॉजिस्ट। तो जैसे मैंने आपको बताया, आपने आज से प्रैक्टिस करनी है साथ आपके लिए कि आपने अपने घर वालों की, दोस्तों की, रिश्तेदारों की कोई बात नहीं सोचनी, और आप सुकून में चले जाएंगे। यार थैंक यू। राय साहब, ये तो आपने नशा दो अच्छा कर दिया, साथ पहले ही ऐसा है। हम तो अदरवाइज कोशिश कर रहे हैं कि थोड़ा थोड़ा ये सुनना शुरू कर दे, और थोड़ा थोड़ा इसने सुनना शुरू किया। तो बहरहाल ठीक है, आपकी अब एक्सपर्ट ओपिनियन है, अब हम दस्तबरदार हो जाते हैं इसकी काउंसलिंग से। तो साथ आपके हवाले आज से, चूंकि सुकून जरूरी है, तो बहरहाल ठीक है। तो मैं सर आपका जी आपका जाने से पहले थोड़ा सा कहूंगी, इज इट फाइन इफ अगर मैं हुमैरा करीम को कांटेक्ट करूँ या कुछ, क्योंकि मेरा जो पोस्ट डॉक प्रोजेक्ट है वो रिफ्यूजीज पर है, जो मैंने आपका लिंक्डइन पे थोड़ा बहुत देखा है अभी अभी वो उससे तो इन समवेयर सम टाइम इन फ्यूचर अगर मैं आपको कभी कांटेक्ट करूँ, इज इट ओके? I would love to. थैंक I यू, would love to help you. थैंक यू। अच्छा, जो हमारे बाकी पार्टिसिपेंट्स हैं, जो नॉन वीडियो पार्टिसिपेंट्स हैं, वो तो कोई बात अब नहीं पूछने वाली उनके पास। मैं आप सबसे पूछना चाह रहा हूँ, जो पैनलिस्ट हैं खास तौर पे, कि आपका ये आज का एक्सपीरियंस जो था वो कैसा रहा? जी हमारा सर, मैं एक्सपीरियंस का ही बताऊंगी, क्या मैं एक चीज और शेयर कर सकती हूँ जी ब्रीफ जी, सी? मुझे लगता है एक तो मैं कहूंगी, आपको रिक्वेस्ट करूंगी, ये जो राइद सर हैं इनका एक अलग से सेशन होना चाहिए, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट है सब इंसानों के लिए, स्पेशली यहाँ पे। और है। दूसरा एक मैं ये अपना एक्सपीरियंस बताना चाहूंगी कि हमारा दिमाग जो है ना, वो हमारे उसको कंट्रोल करने की, और उसको हम मोल्ड कर सकते हैं अपनी मर्जी से, और मैंने इसको प्रैक्टिस किया है। जैसे एक रमजान में मैं बिल्कुल अकेली थी, आई हैड नो वन जिसमें बात भी करती। तो एक दिन तो मेरा बुरा गुजरा, तो मैंने सोचा कि अब मेरे पास दो ऑप्शन है, या 30 दिन में ख्वार रहूं या मैं इन 30 दिनों को खूबसूरत बनाऊं। तो मैंने सोचा नहीं, खूबसूरत बनाना है। तो मैंने अपने दिमाग को उस तरह से कमांड दी, और वो मेरी जिंदगी का वन ऑफ द बेस्ट रमजान था, क्योंकि अल्लाह अल्लाह मदद करते हैं तब जब आप थोड़ी कोशिश करते हैं। और इस सेशन का जो एक्सपीरियंस है वो बहुत अच्छा रहा, मतलब मैंने जितना सोचा था उससे ज्यादा अच्छा रहा, मजा आया, और सबकी बातें सुन के मजा आया, तो अच्छा रहा। थैंक यू सो मच फॉर दिस। जबरदस्त। जी, आपदा से पूछते हैं और फिर राज साहब। जी आपदा, आपका एक्सपीरियंस कैसा रहा आज का? मैं बिल्कुल वही कहना चाह रही थी, वो हुमैरा ने बिल्कुल मेरी बात ले ली, क्योंकि मैं भी धन्यवाद। चाह रही थी कि सर राइट के साथ एक सेशन हो, लेकिन आई होप कि मैं अटेंड भी कर सकूं, क्योंकि मेरा जो ये टाइम है ना 4 to, यहाँ पे 4 o'clock शुरू होता है, तो ये 5:30 तक मैं आर्ट्स लैब का काम करती हूँ, तो उस वजह से मैं फिर अटेंड भी नहीं कर पाती। लेकिन आई वुड लव टू हैव अ सेशन के आप सर राइट के साथ करें, ताकि हमें भी कुछ इकबाल को समझने का मौका मिला। और ठीक। दूसरा ये कि मुझे तो बहुत, मैंने एक ही सेशन पहले अटेंड किया था और एक आज किया है, बहुत ही स्पेशली जो आज वाला सेशन है वो भी बहुत वैसे वंडरफुल था, क्योंकि बांग्लादेश वाले हिस्ट्री वाला वो ठीक, मुझे डॉक्टर तहमीना का। हाँ,
लेकिन ये वाला भी बहुत अच्छा था क्योंकि ह्यूमन बींग्स आर डिफरेंट, एवरी ह्यूमन बीइंग इज डिफरेंट, और फिर वो आप जब वैरायटी ऑफ लोगों को सुनते हैं तो आप बहुत कुछ सीखते हैं उनसे। तो ये एक अच्छा सेशन था इन अ सेंस कि हमें ना एक डाइवर्सिटी मिली, वैरायटी मिली, और हमें ना डिफरेंट एक्सपीरियंसेस सुनने को मिले। डेफिनेटली, ठीक है, बहुत शुक्रिया जी राज साहब। अच्छा सर, मैं तो इस सेशन से पहले ही एक और मैं भी इस्लामाबाद आना है, और मैंने आप कि सर आप जरा तसव्वुर कीजिए कि आपने 3 सवाल डिजाइन किए हैं, टाइट 3 लेसन्स एंड व्हाट इज एजुकेशन, और मैं मुसलसल उस दिन से सोच रहा हूँ कि देयर इज 1 in a billion प्रोबेबिलिटी कि आपके 3 सवालों के ऊपर इकबाल के 4 शेर उसी ऑर्डर में होंगे। देयर इज अ बिलियंथ प्रोबेबिलिटी ऑफ दिस। ये कैसे हुआ है सर? मैं चूंकि आई एम ट्राइंग टू बी अ रिसर्चर, नॉट अ रिसर्चर, तो इस तरह की कोई चीज मैं उसकी जुस्तजू में कैसा हुआ क्यों है, और ये लिए बहुत बड़ा सवाल है। इवन मेरी फैमिली, आप देखिए, वो तंग आए हुए हैं कि जिस दिन से आपने कहा है और मुझे ये इकबाल के 4 शेर मिले हैं, मेरी फैमिली मुसलसल तंग आ गई। वो अब हाथ जोड़ी है कि छोड़ दो यार इस बात को, मुसलसल एक ही बात पे बस बोले जा रहे हो रिसर्च कि ये कैसे हो गया, ये कैसे हो गया। अच्छा राय साहब, ये वैसे ही है जैसे वो स्टोरी आपने सुनाई थी मुझे, किसी बच्चे ने रिपोर्ट की जो कराची वाइटल के ऑफिस में आपने सुनाई थी। आप अगर वो स्टोरी बड़ी ब्रीफ सी है, अगर आप वो क्विकली शेयर कर लें एक ना शख्स सर, को वो एक और टाइम पे, नहीं वो पूरी कहानी चले है। ठीक है, तो ये बहरहाल आपको रेफरेंस का पता है, तो ये वैसे उसी तरह की बात है, कुछ वैसा ही कुछ निकलेगा अच्छा, इसमें। तो आप इस्लामाबाद आए तो जरूर मुझे बताइएगा, फिर हम मिलते हैं। इंशाल्लाह। तो सबका बहुत शुक्रिया। हुमैरा, आपका खास तौर पे, और आपदा का भी, और राज साहब का भी, और बाकी पैनलिस्ट जो चले गए, और बाकी जो पार्टिसिपेंट्स हैं, तो बाकी जिन्होंने यहाँ पे फीडबैक शेयर नहीं किया वो ग्रुप में करेंगे कि उनको कैसा लगा। उससे फिर हम फैसला कर सकेंगे कि भी इस सीरीज को हमने जारी रखना है, कैसे इम्प्रूव करना है, ये मॉडिफाई करना है, तो हमें उससे पता चलेगा। तो थैंक यू वेरी मच, बहुत शुक्रिया। मुझे तो बहुत अच्छा लगा, क्योंकि मैं वो नाम शायद इस वक्त भूल रहा हूँ, लम्स के जो फाउंडर थे, क्या नाम है उनका, सैयद बाबर अली। मुझे वो शख्सियत के तौर पे भी बहुत पसंद है, मैंने उनको करीब से देखा, 2 मरतबा उनको सुना। चूंकि वो जो उनकी एक किताब है लर्निंग फ्रॉम अदर्स, मैंने वो किताब पढ़ी और उनकी शख्सियत को जब मैंने करीब से देखा, तो उसमें मुझे मुझे कोई कॉन्ट्राडिक्शन नहीं मिली, कि जो उन्होंने किताब में कहा था वो उसकी पूरी रिफ्लेक्शन उनकी शख्सियत में थी, और मुझे बहुत अच्छा लगा। तो मैं वो रिकमेंड भी करूंगा, अगर वो कोई पढ़ना चाहे, मेरा किताबें बहुत पढ़ती है। इट्स अ रियली अ वंडरफुल बुक, लर्निंग फ्रॉम अदर्स, सैयद बाबर अली। तो उनकी बायोग्राफी है, बहुत मजे की ऑटोबायोग्राफी है, बहुत मजे की। तो बहुत शुक्रिया सबका, आप सब दोस्तों की शिरकत से ये मुकालमा है, अदरवाइज ये बिल्कुल मोनोलॉग बन जाएगा। तो इसी तरह शामिल होते रहिए। मोस्ट वेलकम, थैंक यू एवरीवन, बहुत शुक्रिया। थैंक अल्लाह यू हाफिज। सर, थैंक यू, अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज। अल्लाह हाफिज।